What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Stellar Family. तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 27 दिसंबर। आज का ये जो डिस्कशन है बहुत प्यारा और बहुत शानदार रहने वाला है। बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगा डिस्कशन। पहले हम लोग एडिटोरियल देखेंगे न्यूज़पेपर के सारे जो कि इंपॉर्टेंट है, कोई भी एडिटोरियल नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ में फिर यहां पर आप लोगों को न्यूज एनालिसिस देखने को मिलेगा। तो कंप्लीट न्यूज़पेपर आप लोगों को कवर होगा, एक भी पॉइंट आप लोगों को नहीं बचेगा। पूरा न्यूज़पेपर देखने के बाद में आप लोगों को कंप्लीट सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसी के साथ में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें देखने को मिलेगी, जैसे वोकैबुलरी आप लोगों को यहाँ पर ऐड की गई है 5, जिससे आप लोगों की इंग्लिश इंप्रूव होगी। आंसर राइटिंग में भी अगर वोकैबुलरी अच्छी होती है तो अच्छा आंसर आप लोग लिख पाते हैं। पास्ट में जो क्वेश्चन मैंने पूछे थे वीडियो के अंदर, उनका आंसर आप लोगों को दूंगा। इसी के साथ में नेक्स्ट जो आज के जो क्वेश्चन पूछूंगा उनके आंसर आप लोगों को देने, फिर अगले दिन उनका आप लोगों को पूरा आंसर मिल जाएगा। इसी के साथ में दो आंसर राइटिंग के क्वेश्चन आप लोगों को मिलते हैं जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करने होते हैं। एक तो पुराना यूपीएससी क्वेश्चन होता है और एक आज के ही डिस्कशन से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो उसको भी आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। इसी के साथ में बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, करंट प्लस स्टैटिक्स का एक कॉम्बिनेशन आप लोगों को नजर आएगा जो कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो कोई भी डाउट अगर आप लोगों को रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, पर पेन और कॉपी लेकर बैठेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनमें आप लोगों को लगेगा ये नोट डाउन कर लेनी चाहिए, उसको नोट डाउन कर लेना। पर लेकिन दिक्कत नहीं है, अगर आप लोगों को नोट डाउन भी नहीं करना है तो सारी चीजें मैक्सिमम आप लोगों को पीडीएफ में प्रोवाइड करा रखी है। ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाती है। टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना। 1,47,000 मेंबर यहां पर जुड़े हुए हैं, तो उनको फायदा हो रहा है तो आप लोगों को भी फायदा जरूर होगा। इसी के साथ में अगर जो भी क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं उसका आंसर आप लोगों को लिखना है तो वो भी टेलीग्राम पर है। ये आंसर राइटिंग ग्रुप है वीर तालियन ऑफिशियल के नाम से। यहाँ पर कल मैंने आप लोगों को एथिक्स की केस स्टडी दी थी, सैटरडे में मैंने आप लोगों को एक निबंध दिया था और डेली 2 क्वेश्चन तो आप लोगों को देता ही हूं, तो इनको भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसको भी ज्वाइन करना है तो लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी ग्रुप मैं नहीं चलाता हूं, बस ये 2 हैं, इनको ऐड कर आप लोग सही तरीके से अपनी चीजों को आगे लेकर चल सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं तास्मेनिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अगर आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे तो ये एग्जैक्ट लोकेशन है तास्मेनिया की। यहां पर ये जो लोकेशन है ये रिसेंटली अभी न्यूज में आ गई है। अब न्यूज में किस लिए आ गई है? क्योंकि यहां पर अभी एक रेयर वॉकिंग फिश पाई गई है। वॉकिंग फिश इसको बोला जा रहा है, यानी कि चलने वाली फिश। आप लोग देखते हैं इसके पैर भी आप लोगों को यहां पर दिख रहे होंगे। ये चलने वाली फिश भी बोला जा रहा है, कई इसको पैर बोल रहे हैं और कुछ लोग इसको हाथ बोल रहे हैं। अब भाई साहब 2 ही हैं, पैर मान लो या हाथ मान लो, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह कि जो ये वॉकिंग फिश है ये अब से पहले यहां पर काफी समय पहले यानी कि 1999 में लगभग यहां पर इसको स्पॉट किया गया था, पर लेकिन अभी फिर से इसको स्पॉट किया गया है कॉमनवेल्थ और इंडस्ट्रियल जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा। तो इसको यहां पर वॉकिंग फिश या फिर हैंड फिश के नाम से भी यहां पर जाना जा रहा है। तो देखिए अगर कोई भी ऐसी चीज न्यूज में आ जाती है तो फिर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, आप लोगों के लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसी के साथ में कोशिश करूंगा कि जो भी आप लोगों को मैं बेस्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताऊं उसके साथ में कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को बताता चलूं कि इसलिए न्यूज में है। रिसेंटली जो भी न्यूज में रहेगा उससे आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पर प्रोवाइड कराए गए हैं, अगर आप लोग देख पा रहे हैं। यहां पर देखते हैं CSIRO के द्वारा यहां पर इसके बारे में बताया गया। लास्ट टाइम जो आप लोगों को देखने को मिली थी यहां पर ये 1999 में देखने को मिली थी, अब फिर से यहां पर ये देखने को मिली है। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग देखते हैं, यहां पर हमारी कंट्री में कई सारे सॉन्ग्स वगैरह रिलीज होते हैं, तो कई सारी उसके साथ में कंट्रोवर्सी भी बन जाती है। तो ऐसी ही कंट्रोवर्सी अभी यहां पर बन गई एक मधुबन सॉन्ग के साथ में। ये मधुबन सॉन्ग जो है यहां पर ये सनी लियोनी का सॉन्ग है, तो इसके अंदर जो शब्द यूज किए गए जैसे एक तरीके से रिलीजन के साथ में यहां पर अगर कनेक्ट करके उसको देखा जाए तो यहां पर एक तरीके से मधुबन जो है एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री में अगर बात की जाए तो नॉर्मली कृष्ण जी के साथ में कोरिलेट कर इन चीजों को देखा जाता है। तो जैसे ये सॉन्ग रिलीज हुआ तो काफी इसको, जैसे मैंने जब ये न्यूज पढ़ी तो मैंने देखा जाकर तो लगभग मुझे लगा शायद 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज इसके ऊपर हो चुके हैं। तो ये है कि इसके लिरिक्स चेंज करने के लिए बोला गया कि जो भी इसके अंदर लिरिक्स ली गई है स्टार्टिंग की तो उनको चेंज करने के लिए बोला गया, क्योंकि ये रिलीजन जो है उसके सेंटिमेंट को हर्ट करता है। ठीक है, और देखिए अगर बात करें चाहे किसी भी रिलीजन के बारे में क्यों ना बात करें, हमारी कंट्री में कोई भी ऐसा सॉन्ग या कोई भी ऐसी मूवी, कोई भी ऐसा कार्यक्रम, कोई भी ऐसी प्रक्रिया किसी भी इंसान के द्वारा नहीं करनी चाहिए जो किसी भी कम्युनिटी के रिलीजन को हर्ट करे। तो उसके अंदर आप लोगों को चेंज करना चाहिए और ये जरूरी भी है, वरना सौहार्दपूर्ण जो सोसाइटी में एक माहौल बना हुआ है वो फिर बिगड़ता हुआ नजर आता है। तो ये इसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई जिसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। ये चीजें देखिए जब भी कब इंटर रिलीजन फेथ के बारे में हम लोग बात करेंगे, एक आर्टिकल लिखने को आएगा, सोसाइटी में सेक्युलरिज्म के बारे में बात करेंगे,
तो हमारी कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है और आप लोगों को पता है कि हमारी कंट्री में जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है ये 42nd यानी कि 42वां संविधान में संशोधन किया गया था 1976 में और उस टाइम पर यहां पर इसको ऐड किया गया। तो उसके चलते हम लोग अपना अपना जो धर्म है उसको हम लोग एंजॉय कर सकते हैं, पर लेकिन किसी के भी धर्म में हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो कई सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिलते हैं सोसाइटी में जो कई बार धर्म का जो मजाक उड़ाते हुए पाए जाते हैं, तो उससे एक सोसाइटी के तबके को ठेस पहुंचती है जो कि काफी गलत है। तो ये ऐसी चीजें सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए, खासकर हमारी जैसी सोसाइटी जहां पर मल्टी कल्चर, मल्टीलिंगुअल और मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, यानी कि दुनिया भर के रिलीजन, दुनिया भर की कास्ट, दुनिया भर के रीजन है। तो इस तरीके से हम लोग को सबको साथ में लेकर चलना है, तो इन चीजों से थोड़ा उठना पड़ेगा। ठीक है, आइए अब बात करूंगा आप लोगों से एडिटोरियल के बारे में। पहले एक ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूं। काफी प्यारे, काफी शानदार एडिटोरियल है, मैंने पढ़ने में मजा लिया है, तो अब आप लोगों को पढ़ाने में मजा लूंगा। इतने प्यारे हैं कि मुझे काफी कुछ जानने को मिला नया, तो अब आप लोगों को वो सारी बातें बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, सबसे पहले यहां पर एक ये वाला आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा और ये वाला आर्टिकल, दोनों हेल्थ के बारे में है। एक ओवरव्यू दूंगा यहां पर। अभी हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया कि बच्चों को भी कोविड-19 की दवाई प्रोवाइड करानी चाहिए, तो उसके ऊपर क्या इशू है, कोई साइंटिफिक फैक्ट है इसके तरीके से हम लोग को दवाई प्रोवाइड करानी चाहिए या फिर नहीं, तो बात करेंगे इसके बारे में। तो काफी कुछ आप लोगों को यहां पर जानने को मिलेगा। हमारे देश में जो बुजुर्ग लोग होते हैं कई बार उनको बोझ मान लेते हैं, तो बोझ नहीं है, एक तरीके से वो हमारी एसेट है, ऐसा बोला गया है। एक तरीके से हम लोग को उनको इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए कि उनकी वजह से ही हमारा अस्तित्व है। तो इसके बारे में बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत सारी फैक्ट्स और फिगर दूंगा। अगर आप लोगों से थोड़ा सा मैं पूछूं, यहां पर आप लोगों से पूछूं कि आप लोग चलिए एक बार गैस कीजिए, यानी कि तुक्का मारिए कि हमारी कंट्री में कितनी बच्चों की पॉपुलेशन है, कितनी यंग पॉपुलेशन है और कितनी बुजुर्ग पॉपुलेशन है। एक तो इसके क्वेश्चन का एक तुक्का मारिए आप लोग, देखता हूं कौन कौन तुक्का मारता है और किसका सही तुक्का लगता है। एक और आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा और ये फैक्ट्स और फिगर जो है आप लोग आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, इसका आंसर तो जरूर देना। बुजुर्ग लोग जो हैं वो गांव में ज्यादा पाए जाते हैं। अगर गांव में ज्यादा पाए जाते हैं तो आप लोग यहां पर लिख सकते हैं बेसिकली विलेज। ठीक है, वी लिख सकते हैं आप लोग, विलेज लिख सकते हैं। और अगर शहर में ज्यादा पाया जाता है तो आप लोग सिटी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बात कीजिए, बताइए कहां पर, अर्बन एरिया में या फिर यहां पर विलेज में। यानी कि विलेज में चलिए वी लिखेगा और अर्बन एरिया में आप लोग यू लिख सकते हैं। तो बताइए कहां पर ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, या फिर पूरा विलेज और अर्बन भी लिख देना, जो भी सुटेबल लगे। ये ऐसा फैक्ट्स है जो आप लोग यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, जब यहां पर कई सारे ऐसे मुद्दे पूछे जाते हैं कि सोसाइटी में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो क्या क्या स्कीम है, क्या क्या मुद्दे हैं, सारा चीजें डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप लोगों का मजा आएगा आर्टिकल को सुन के, क्योंकि कई सारी बातें मैंने एक्स्ट्रा ऐड की हैं यहाँ पर, जो कि आर्टिकल के अंदर नहीं है, पर आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए भी और वैसे पता होनी चाहिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगा पर्सनली मुझे। अगर बात करें, मतलब लगा क्या, बना भी दिया है मैंने इसको इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया के ऊपर फोकस करके देखेंगे। वैसे म्यांमार के बारे में बात की जा रही है, पर लेकिन इंडिया का एंगल क्या है वहां पर, तो इंडिया और म्यांमार के रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो जानेंगे, क्योंकि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला साहब जो है वो अभी म्यांमार की विजिट पर गए। तो काफी डिटेल में ये आर्टिकल भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, म्यांमार में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है और आगे क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं। तो सारी बातें मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूं। कर्नाटक के अंदर अभी यहां पर जो एक पर्टिकुलर एक बिल लेकर आया गया जिसको बोला गया कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन बिल 2021। तो जानेंगे क्या है ये और हमारे देश में और कौन कौन से राज्य के पास में इस तरीके का एक्ट है और सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, तो ये हम लोग समझेंगे। ईरान न्यूक्लियर डील जो है वो आगे बढ़ रही है, तो इसका एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दूंगा। देखिए मुद्दे ऐसे होते हैं यहाँ पर, ये ऐसी चीजें होती हैं, एक बार टॉपिक को कवर कर लो आप लोग अच्छे से। ठीक है, फिर उसके बाद में आज डील हो रही है, कल को उसने उसको बोल दिया, उन्हें तो एक घर में लड़ाई होती रहती है, मियां बीवी सास बहू की लड़ाई, तो वो तो चलती रहेगी जब तक सर ना फोड़ दे एक दूसरे का, और सर फोड़कर जब तक पुलिस के सामने न चले जाए और सजा ना मिल जाए तब तक वो टॉपिक जो है पूरा टॉपिक नहीं बनता है। तब तक तो ऐसा है ठीक है यार ये तो चलते रहता है, पर अब सर फोड़ दिया, बहू को हो गई यहाँ पर 5 साल की सजा और सास को हो गई 2 साल की सजा, तो तब यहाँ पर कुछ मजा है। यानी कि तब है मजा कि आप टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, आप डिस्कस करेंगे कि चला कहां से था, खत्म कहां पर हो गया जाकर, क्यों खत्म हो गया तो जेल में चलेगी। ठीक है, अदरवाइज मत लेना इसको। ठीक है समझाने के लिए बोल रहा हूं, पर लेकिन डेली वो लड़ रही है कि उसने उसका बर्तन फेंक दिया और उसने ये कर दिया, उसने उसके कपड़े नहीं धुले, वो सारी चीजें बिल्कुल अलग होती हैं। ठीक है, तो उसको आप लोग इग्नोर कर सकते हो, तो पर आप लोगों को एक बार टॉपिक कवर कर लेना चाहिए, ये मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा। तो आप लोगों का टॉपिक कवर करा दूंगा, कोई भी डाउट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। अभी मीटिंग चल रही है, उसको आगे लेकर चलने की बात की जा रही है। ये जो मीटिंग अभी यहां पर हो रही है कि किस तरीके से ईरान न्यूक्लियर डील को आगे लेकर चलना है। तो ईरान न्यूक्लियर डील को नॉर्मली ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी बोलते हैं, JCPOA। तो इसके बारे में जानेंगे आखिर क्या है। और रिसेंटली अभी जो मीटिंग चल रही है ये वियना ऑस्ट्रिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो उसी के चलते कैसे मुद्दे बन सकते हैं, तो बहुत सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। ये जो साइड में मुद्दा आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, ये बेसिकली बात कर रहा है किसके बारे में, ये बात की जा रही है यहां पर अभी रिसेंटली केरला के अंदर एक कंट्रोवर्सी देखने को मिली छोटी सी। उसमें क्या था, जो गवर्नर है, देखिए होता क्या है, अगर बात करें जो स्टेट के अंदर यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है, उसकी जो ऑथोरिटी माना जाता है नॉर्मली गवर्नर को माना जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर अभी ऐसे ही कुछ यहाँ पर अपॉइंटमेंट की बात चल रही थी केरला के अंदर कि जैसे कि यहाँ पर अगर अपॉइंटमेंट की जाती है तो अपॉइंटमेंट के अंदर यहाँ पर किस तरीके से अपॉइंटमेंट होनी चाहिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, तो उसको लेकर यहाँ पर कंट्रोवर्सी बन जाती है। 8 दिसंबर को जो गवर्नर है उनके चलते बात करें तो यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पर देखिए होता क्या है, नॉर्मली पॉलिटिशियन जो है वो सोचते हैं हमारा कैंडिडेट रहे, और नॉर्मली अगर गवर्नर की बात करें तो वो सेंटर का रहता है, तो सेंटर जो होता है गवर्नर के थ्रू इंटरफेयर करता है, तो फिर यहाँ पर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। पर लेकिन मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम को इन सब चीजों से परे रखना चाहिए। तो आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हल्का सा आइडिया रख सकते हैं सेंटर स्टेट के रिलेशन के बारे में, गवर्नर का रोल क्या होता है। तो गवर्नर हमेशा इंटरफेयर करता हुआ आप लोगों को नजर आता है, कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने के लिए रखा गया था, पर लेकिन एक अपोजिटिव रिएक्शन आप लोग को देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये डेटा पॉइंट है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक ओवरव्यू आप लोगों को दूंगा काफी अच्छे से। अभी हमारी कंट्री में पार्लियामेंट के द्वारा जो काम किया गया तो उसकी इफिशिएंसी कैसी रही, उसके ऊपर यहाँ पर इनके द्वारा डिस्कस किया गया है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इफिशिएंसी कैसी रही और क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिली। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आइए आगे चलते हैं। पहले यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन न रहे और आप लोगों को जानने को भी मिले कि क्या क्या चीजें चल रही हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा अभी यहां पर बोला गया कि 15 से लेके 18 एज ग्रुप के जो भी हमारी कंट्री में बच्चे हैं उनको 3 जनवरी से डोज दिया जाएगा, और इसी के साथ में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बूस्टर डोज दिया जाएगा ये जनवरी 10 से। तो ये काफी बड़ा एक इशू बन गया, कई सारे लोगों ने इसको सपोर्ट किया, कई सारे लोगों ने इसको अपोज किया, क्योंकि यहाँ पर हमारी कंट्री में ओमिक्रॉन और कल हम लोगों ने देखा था यहाँ पर डेल्मिक्रॉन, तो कई सारे ऐसे वायरस अभी देखने को मिल रहे हैं। तो कैसे हम लोग इसको लेकर चले आगे, तो वो समझने वाला मुद्दा है। हुआ क्या बेसिकली, ये मुद्दा आप लोग समझिए। डॉक्टर संजय के राय हैं यहाँ पर, ये प्रेसिडेंट है इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन के, और एक प्रोफेसर है कम्युनिटी मेडिसिन एम्स के अंदर में, काफी सीनियर ये स्पेशलिस्ट हैं। तो अभी यहां पर इनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया जब हमारी कंट्री में वैक्सीन जो है वो लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही थी। तो अभी इनके द्वारा साफ साफ लिखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं। हालांकि इनके द्वारा बोला गया कि आई एम ए बिग फैन, यानी कि मैं एक तरीके से बहुत बड़ा फैन हूं प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का, जिस तरीके से उन्होंने देश के अंदर चीजों को टैकल किया और चीजों को डिसीजन लेकर चले। पर लेकिन मैं कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड हूं जिस तरीके से उनके द्वारा बोला गया कि बच्चों को भी वैक्सीनेशन अभी यहां पर प्रोवाइड कराना चाहिए। इनके द्वारा यह बोला गया कि ये एक तरीके से अनसाइंटिफिक है। आखिर किस मुद्दे पर इनके द्वारा अनसाइंटिफिक बोला गया, तो कई सारे देखिए इश्यूज हैं। आज की डेट में जब से कोविड-19 आया, आप लोगों ने बहुत कम केस ऐसे देखे होंगे कि बच्चों के ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ा है। ठीक है, मैक्सिमम जो इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है वो बुजुर्ग के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा था, और इसी के साथ में यंग जनरेशन के ऊपर भी काफी कम जो है वो पड़ता हुआ नजर आ रहा था उसका जो इंपैक्ट। अब बोलने वाला मुद्दा है कि हमारे पास में कोई भी ऐसी दवाई नहीं है, कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है जो अब तक कंप्लीटली वेरीफाई हो चुकी हो। तो बच्चों को इस तरीके से दवाई देना जो कि हमारे पास में वेरीफाई नहीं है, और जबकि हमारे पास में जो केसेस निकल कर आ रहे हैं उसके चलते अगर आप लोग देखोगे तो बच्चों के ऊपर उसका इतना इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ये एक तरीका ऐसा आप लोगों को इस तरीके का एक एनालिसिस बिना किए हुए ढंग से और इस तरीके से बच्चों को दवाई प्रोवाइड कराना, तो ये एक तरीके से अच्छा नहीं है, ये नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा बोला गया। दूसरा, हमारे देश में जितनी भी दवाई है वो कोई भी चीजों को क्योर नहीं कर पा रही है ढंग से। अगर आप लोग बात करें, मतलब कहने का ये, अगर किसी को बीमारी हो जा रही है तो वो एक ऐसा कर रही है कि इंसान को मरने से बचा ले रही है कि हाँ ठीक है कि इंसान मर नहीं रहा है, पर लेकिन रियलिटी में जो बीमारी है उसके सिम्टम्स लोगों के अंदर कंटिन्यूअसली देखने को मिल रहे हैं। तो अब तक कंप्लीटली एक वैलिड वैक्सीन आप लोगों के पास में देखने को नहीं मिली है। तो इस तरीके से बच्चों के ऊपर उनका एक्सपेरिमेंट करना वो एक सही बात यहां पर नहीं होगी। तो कहने का मुद्दा यहां पर यह कि जब तक कोई ऐसी वैक्सीन नहीं आ जाती है निकलकर जो कि कंप्लीटली वेरीफाई की गई हो और जिसके ऊपर 100% 100% अपना विश्वास रहे कि हाँ यार ये दवाई बच्चों को मिलनी चाहिए, तो ही यहां पर बच्चों को दवाई लेकर चलनी चाहिए। रही बूस्टर डोज की बात, तो ये काफी अच्छी बात है। बूस्टर डोज यहां पर सीनियर को प्रोवाइड कराना चाहिए, ये काफी ज्यादा जरूरी है और उनको उसकी रिक्वायरमेंट भी रहती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लगा, जिसको सपोर्ट और अप्रिशिएट करने लायक है, तो इसको हम लोग को जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये एक यहां पर मुद्दा देखने को मिला, इसके बारे में आप लोग की क्या राय है आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो यहां पर आगे बढ़ूंगा। एक और बात यार, आप लोग कोशिश किया करो कि अपना जो पूरा प्लान है दिन का वो जरूर तैयार किया करो। मॉर्निंग से ही आप लोग प्लान करके तैयार शाम तक उसको अचीव करने की कोशिश किया करो। अगर इस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चलोगे तो आप लोग जो है अच्छे से अपनी लाइफ का जो टाइम है उसको ढंग से यूटिलाइज कर पाओगे। तो पूरा डे प्लान कर लिया कीजिए। इसलिए मैं कहता हूं जब भी पूरा डे प्लान करो, एक बार अगर वीडियो के नीचे आकर लिख दो और फिर शाम को जो वीडियो आती है जो 8:30 बजे, उसके नीचे आप लोग लिखो कितना अचीव कर लिया। तो पूरे दिन का, मॉर्निंग का और इवनिंग तक का आप लोग का यूटिलाइजेशन कैसा रहा, कितने प्रतिशत यूटिलाइज कर लिया, आगे कैसे इंप्रूव करोगे, पता होना चाहिए अपने टाइम पीरियड का। अगर वो नहीं कर पाते हो तो फिर आप लोगों को पता नहीं चलेगा आप लोगों का टाइम कहां जा रहा है। बिल्कुल ऐसे जाएगा जैसे बोलते नहीं गधे के सर पे सींग चले गए, टाइम दिन का ऐसे चला जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए अपने टाइम को यूटिलाइज करो और ये आप लोगों के हाथ में है कैसे आप लोगों को उसको यूटिलाइज करना है। आइए यहां पर जब बात करें एल्डरली की, तो आगे बढ़ते हैं यहां पर बुजुर्ग लोगों के साथ में। काफी इंपोर्टेंट कई सारे मुद्दे मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं।
थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं हमारे देश में पॉपुलेशन का रेशियो कैसे कैसे आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर है, इनको अपने पास में सहज के रख लेना। यूज हो सकती है, कहीं पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट, और वैसे भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगर आप लोग इंटरव्यू में जाकर बोल दे कि बुजुर्ग लोगों के लिए मैं यहाँ पर कुछ करना चाहता हूं, नहीं कहते कि बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं, वुमेन इंपावरमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो जैसे मुझे लगता है कि मुझे आगे चलकर ऐसा लगता है कि जैसे देश की हमारी कंट्री कंडीशन बन रही है, तो आगे चल के ओल्ड एज जो होम है वो काफी बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं सोसाइटी में, खासकर बुजुर्ग लोगों के लिए। तो उसके ऊपर काम किया जा सकता है ताकि जो बुजुर्ग लोग हैं वो घर से बेघर न रहे और उनको भी बुढ़ापा जो है वो अच्छे से गुजरे। तो इसके ऊपर मेरा मन है काफी कुछ इसके ऊपर कुछ किया जा सकता है। तो आगे चल के देखते हैं जैसे चीजें बढ़ती हैं, तो ये इस तरीके की चीजें आप लोग भी लाइफ में अपने कुछ गोल बना सकते हैं कि किस एरिया में आप लोग करना चाहते हैं। तो बुजुर्ग और बच्चे ये दो काफी इंपॉर्टेंट जो पिलर माने जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर हम लोग बोलते हैं हमारी कंट्री में पॉपुलेशन का रेशियो क्या है, तो 0 से लेके 14 साल के जो बच्चे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इनकी जो हमारी कंट्री में पॉपुलेशन है वो है 30% पॉपुलेशन, यानी कि 30% हमारे ये इस कैटेगरी में आते हैं 0 से लेके 14 साल के। बाकी अगर बात करें 15 से लेके 59 यानी कि 59, इसमें आप लोगों को 60% पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। तो सबसे बड़ा तबका सोसाइटी का इसके अंदर में आता है। और तीसरे नंबर पर अगर आप लोग बात करें बुजुर्ग यानी कि 60+, वो 8.6% पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। ये सारी जो भी डेटा मैंने आप लोगों को बताया ये मैं अपने पास से बना के नहीं लाया हूं, ये हमारी जो जनगणना है 2011 की उसके बेस पर मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं। तो यहां पर अगर बात करें मोटे मोटे तौर पर तो 104 यानी कि 104 मिलियन जो एल्डरली पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी अगर अपने देश में हम लोग बात करते हैं। मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो आप लोग 10 करोड़ के करीब यहां पर नॉर्मली अगर बोला जाए तो आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो अगर बात करें हमारी कंट्री में लगभग आज के डेट में 138 से 140 के करीब जो हमारी कंट्री में करोड़ पॉपुलेशन है, तो उसमें यहां पर ये जो तबका है सोसाइटी में उसको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आगे ये और ज्यादा बढ़ने वाला है। अगर बात करूं 5.5% था 1951 में और अब बढ़कर यहां पर 8.6% हो गया 2011 में, और हम लोग बात करें 2021 में तो अब तो और भी ज्यादा बढ़ गया होगा यहां पर, क्योंकि अभी डेटा अभी हमारे पास में नहीं आया है। अब अगली जनगणना जो आएगी अभी 2021 वाली जिसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं बैठकर, तो उसका अभी आंकड़ा आएगा और वो कोविड-19 की वजह से थोड़ी सी डिले हो गई है, तो जल्दी आ रही है, वो नहीं करें अपने यथा समय से थोड़ी देर चल रही है। अब वो प्लेटफॉर्म नंबर 2022 या फिर 23 पर पहुंच जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं जल्दी पहुंचती है। प्रोजेक्ट जो है उसमें ये भी बताया, प्रोजेक्टेड ये भी किया जा रहा है आने वाले टाइम में कि 2050 तक का लगभग ये 20% के करीब होने वाला है, यानी कि लगभग 19 से 20% हो जाएगा पॉपुलेशन। सोचिए अगर 100% में से अगर मैं आप लोगों को बात करूं, यहां पर 1/5 जो है यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्या हो गया 1/5 आप लोगों को बुजुर्ग पॉपुलेशन देखने को मिल गई देश की। अब इस पॉपुलेशन को कैसे लेकर चला जाएगा, तो एक काफी बड़ा इश्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक तो आप लोगों ने बारिश करवा दी, ऊपर से ठंडी इतनी सुबह सुबह अब तो और भी ज्यादा ठंडी बढ़ गई है। अपना ध्यान रखिए, देखिए मौसम बड़ा चेंज हो रहा है, गला खांसी नजला जुकाम ये सारी चीजें पकड़ता है इस टाइम पर, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा वरना दिक्कतें देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये जरूर अपना ध्यान रखिए। मैं आपको आगे चलते हैं। यहाँ पर 73 मिलियन जो पर्सन है, ये बोला जाता है कि यहाँ पर 71% अगर बात करें एल्डरली पॉपुलेशन है गांव वाले एरिया में रहती है, और यहाँ पर 31 मिलियन जो लोग हैं 29% जो पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी ये एल्डरली यानी कि बुजुर्ग की, ये अर्बन यानी कि शहर वाले एरिया में रहती है। अगर मोटे मोटे तौर पर कोई आप लोगों से इंटरव्यू में पूछ भी ले, अच्छा आप लोग कहते हैं कि जो बुजुर्ग पॉपुलेशन के लिए काम करेंगे आगे चलकर, आप लोग ये बताइए कि शहर में ज्यादा बुजुर्ग रहते हैं या फिर गांव में ज्यादा बुजुर्ग रहते हैं, तो नॉर्मल सी बात है आप लोगों को ज्यादा बुजुर्ग जो है वो गांव में देखने को मिलेंगे। और अगर आज की डेट में आप लोग देखें भी, अगर आज की डेट में आप लोग कुछ कर लेते हैं लाइफ में अच्छा सा और फिर जाकर सिटी में आप लोग स्टेब्लिश हो जाते हैं, तो बड़ा ही रेयरली ऐसा होता है कि गांव में से जो यानी बाबा दादी निकल कर आएंगे। एक बार को मम्मी पापा आ सकते हैं क्योंकि वो आप लोग के साथ में ज्यादा कोरिलेट कर जाते हैं, पर लेकिन अगर बाबा दादी को बोलो कि आप लोग सिटी में चलो तो उनको थोड़ा सा अटपटा लगता है, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी जो है वो गांव में ही उनकी गुजरी है और आगे चलकर उनको लगता है कि अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, एक चार दीवारी में एक कहते हैं चार दीवारी में बंद होकर रह जाएंगे। वरना गांव में तो किसी की भी यहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं, आराम से घुमाते हैं, एक बोलचाल अच्छा, आराम से अच्छी हवा, अच्छे खाना पीना, सारी चीजें अच्छी चलती रहती हैं। पर शहर में नॉर्मली इंसान जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं करता है, तो ये इश्यू नॉर्मली आप लोगों ने देखे होंगे। तो किस तरीके से हम लोग यहाँ पर बुजुर्ग पॉपुलेशन को लेकर चलेंगे, अगर कुछ और आंकड़ा मैं आप लोगों के सामने रखूं, अभी फिलहाल ये माना जा रहा है कि काफी सारी जो 100, देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग डेटा लगा मुझे, लगभग 2 लाख के करीब ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो लगभग 100 साल पूरे कर चुके हैं। तो जिसको ये लगता है कि 100 साल पूरी नहीं की जा सकती है, तो भाई साहब 100 साल पूरी की जा सकती है। तो 100 साल आप लोग जीने का टारगेट रखो, उसके लिए आप लोगों को हेल्दी रहना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छे से अपनी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय करना है तो थोड़ा सा हेल्दी रहना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया 9 से 10 करोड़ पॉपुलेशन जो आज फिर देखने को मिलती है, ये बुजुर्ग पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस 60+ अगर पॉपुलेशन बात करें तो ये बताया अभी आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो जैसा मैंने बताया 20% यहाँ पर यानी कि 324 मिलियन ये वाली पॉपुलेशन आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। तो इतनी सारी पॉपुलेशन को कैसे हम लोग लेकर चलेंगे आगे,
क्योंकि आगे जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वैसे वैसे दिक्कतें देखने को मिलती है। 80+ पॉपुलेशन भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो इससे क्या होगा, बहुत सारी चीजें इश्यूज निकल कर आते हैं। यहां पर अगर बात करें 48% एल्डरली जो वुमेन और 58% जो आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। आज की डेट में कई सारे तो ऐसे हैं जो कि बुजुर्ग हो रहे हैं, बीमारी है, कुछ डाइवोर्स, मतलब बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, कई सारे ऐसे जिसमें बुजुर्ग में यहां पर नहीं, एक तरीके से कि जैसे बाबा है दादी चली गई, दादी है बाबा चले गए, तो ऐसे भी कई सारी जगह आप लोगों को आंकड़े देखने को मिलेंगे। तो ये जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, अब हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे बिलो पॉवर्टी लाइन है, बहुत सारे ऐसे ठीक ठाक परिवार है। अब जो ऐसे लोग हैं जिनके पास में 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, तो उनको कैसे लेकर चलना है, एक वो भी इशू आप लोगों को निकल कर यहां पर आता है। 5.5 करोड़ अगर बात करें आज के डेट में गो टू स्लीप ऑन एम्प्टी स्टोमक, आज के डेट में ऐसी भी पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि पॉपुलेशन ऐसी है जस्ट अबाउट पॉपुलेशन ऑफ द यूके, यानी कि जितनी यूके की पॉपुलेशन है, यानी कि आज के डेट में यूनाइटेड किंगडम की पॉपुलेशन है, इतने लोग तो भूखे सोते हैं आज के डेट में। तो उसको कैसे लेकर चलोगे आप लोग यहां पर। इसी के साथ में 50 लाख के करीब आज के डेट में अलोन रह रहे हैं, यानी कि अकेले रह रहे हैं, यदि मोर देन द जो पॉपुलेशन आप ऑस्ट्रेलिया की बोल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर बात करें आने वाले टाइम में बहुत कुछ दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। 2040 में 30 ईयर के अगर बात करें पॉपुलेशन जो है वो डबल होने वाली है इससे ऊपर। देखिए आज के डेट में मान लीजिए आपकी जो एज है वो मान लीजिए 20 और आज के डेट में 30 के बीच में है। ठीक है, आने वाले टाइम में आप लोग देखिए अगर 20 साल के बाद में आप लोगों को बात करूं तो 50 साल से ऊपर हो जाएगी, आधे आधे 40 साल से ऊपर हो जाएंगे। अगर 30 साल के बाद में बात करूं तो और ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। कुछ ऐसे होंगे जो कि यहां पर बुजुर्ग हो जाएंगे। अगर 25 एज है 30 एज है तो कहने का काम मतलब ये है यहां पर कि जो एक प्रोडक्टिव एज होती है वो एक एज को अगर ढंग से यूटिलाइज नहीं किया जाएगा तो फिर बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलने लगेगी। तो जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो बढ़ती हुई यहां पर जा रही है और जो यंग पॉपुलेशन है वो घटती हुई जा रही है यहां पर। तो ये आंकड़ा यहां पर आप लोगों को दिखा रहा है और ये जो आंकड़ा है ये दिखाता है किस तरीके से पैटर्न आप लोगों को चेंज होता हुआ नजर आएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं रियलिटी में सही से चीजों को यूटिलाइज करना तो कई सारे चैलेंज पर आप लोगों को फोकस देकर चलना पड़ेगा। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मेडिकल। जैसे जैसे इंसान जो होता है वो थोड़ा सा एज बढ़ने लगती है तो कई सारी दिक्कतें होने लगती है यहाँ पर। ठीक है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसके चलते यहाँ पर दिक्कतें निकल कर आती हैं और ये दिक्कतें जो है वो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है। अगर कोई तबका सही है, घर की कमाई अच्छी है, ठीक ठाक कमाने वाले लोग हैं तो एक बार को चल जाता है, पर लेकिन अगर कंडीशन सही नहीं है तो फिर क्या करते हैं, कोई ओल्ड एज होम में छोड़कर आ रहा है। ठीक है, किसी ने जो है अपने ऐसे भी है बहुत सारे लोग ऐसे कोविड-19 के टाइम पर देखने को मिले, माँ बाप को सड़कों पर जाकर छोड़ दिया। तो ये ऐसी भी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली। सोसाइटी में काफी सारी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है इसके चलते कि किस तरीके से ट्रीट किया जाता है माँ बाप को। अब मैं आप लोगों को हमेशा एक बात बोलता हूँ और मुझे फील भी होती है बात कि एक माँ बाप मिलकर 100 बच्चों को पाल सकते हैं, पर लेकिन 100 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल पाते आज के डेट में। ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे बुढ़ापा आता है वैसे और भी कई सारी दिक्कतें होने लगती है, चीजों को सोचने समझने में दिक्कत होने लगती है। इसी के साथ में नहीं, ऐसे 80 साल से अगर ऊपर कोई पर्सन हो जाता है तो एक तरीके से कंडीशन जो है और ज्यादा प्रॉब्लम में आने लगती है। कई बार घर भी नहीं मिलता है रहने के लिए, मैंने बोला ना अभी ओल्ड एज होम वाली और वो सारी प्रॉब्लम निकल कर आती है। तो ये दिक्कतें यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं, तो इनके ऊपर यहाँ पर काम करना चाहिए। इवन कोविड-19 के टाइम पर कई सारी गाइडलाइन भी यहाँ पर इशू की गई कि क्या नहीं करना है, कि एक तरीके से हॉस्पिटल में नहीं जाना है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको घर पर ही रहना है। टेली कंसल्टेंसी देखने को मिली, कंसल्टेशन इनके ऑनलाइन आप लोग बेसिकली बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत है तो अवॉइड करें क्राउडेड प्लेस पर। तो ये ऐसे यहाँ पर बातें भी रखी गई। और मैन और वुमेन में आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यहाँ पर आप लोग सोचकर हालांकि सुनकर ये हैरान होंगे। अगर बात करूं यहाँ पर जो हमारे देश में जो पॉपुलेशन देखने को मिल रही है 60+ में, 60+ में यहाँ पर नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा वुमेन की संख्या ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मेन जो है वो आते आते टुलक लेते हैं, यानी कि ज्यादातर जो डेथ होती है पहले वो मेल पॉपुलेशन की पाई जाती है, वुमेन जो है वो फिर भी लंबे समय तक यहाँ पर रहती है। नॉर्मली देखा होगा घरों में दादी ज्यादातर देखने को मिलती है, बाबा जो है बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये यहाँ पर आंकड़े बताते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है एक तरीके से अपने बाबा दादी का, दोनों को, जिस भी तरीके से या फिर नाना नानी का, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर लेकिन दिक्कत क्या रहती है, नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा हार्ट अटैक के जो शिकार है वो भी ज्यादातर मेल ही होते हैं। अब ये बोलेंगे कि यहाँ पर जो वुमेन है वो तो अच्छे से एंजॉय करती है, उनको कोई दिक्कत नहीं रहती है, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे एक चीज देखने को मिली, यहाँ पर हमारी सोसाइटी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, एक पुरुष प्रधान सोसाइटी में हम लोग रहते हैं। तो दिक्कत ये देखने को मिलती है पुरुष प्रधान सोसाइटी में, जो महिला है ना वो बचपन से इतनी प्रॉब्लम फेस करती आती है। पहले एजुकेशन के नाम पर फिर महिला ये है, सर पे चुन्नी रखो, ये मत करो, बाहर मत जाना, पढ़ाई करके क्या करोगी। तो उनको स्टार्टिंग से इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो उनकी लाइफ में आगे भी जो प्रॉब्लम आती है ना वो उनको ज्यादा दिक्कत क्रिएट नहीं करती। उनको लगता है यार ये तो लाइफ का पार्ट बन चुकी है। पर लेकिन जो मेल है उनको तो ये लगता है कि जिंदगी में मजे करते हुए आए, माँ बाप ने पूरा एक लड़कों पर पूरा फोकस किया कि हाँ लड़का ये लड़का वो, तो वो जो लड़का होता है अब उसको जो भी प्रॉब्लम पड़ती है थोड़ी सी भी आगे चलती, वो लड़के को दिक्कत होने लगती है। उसको लगता है अब तक तो मजे में चल रही थी, अब कैसे दिक्कत आ गई एकदम।
तो ये टेंशन यहाँ पर देखने को मिलने लगती है और एक तरीके से ज्यादातर हार्ट अटैक के केस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक और इशू है जो काफी बड़ा आप लोग बोल सकते हैं, ज्यादातर रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है बाहर की वो लड़के के ऊपर डाली जाती है, जो कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ से देखा जाए अगर लड़की कोई कमा नहीं रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लड़का नहीं कमा रहा है तो वो विल्ला पड़ा हुआ है घर में, बेरोजगार नवयुवक, ताने मारे जाते हैं दुनिया भर के, तो अलग से टेंशन में आ जाता है बेचारा। वो दिक्कतें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह की हरकतें निकल कर आती हैं एक इंसान के ऊपर, वो कहीं ना कहीं सोसाइटल इंपैक्ट भी काफी बड़ा यहाँ पर निकल कर आता है, जो कि समझने वाले मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम लोग फोकस करके चल सकते हैं। आप लोगों की क्या राय है इसके बाद में? एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को बताऊं, आज के डेट में जापान हो गया, यूके हो गया, वहां की पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा बुजुर्ग होती जा रही है, इसीलिए हमारे देश में से माइग्रेंट जो पॉपुलेशन जाती है और वहां पर जो काम करती है उनको आसानी से काम मिल जाता है, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन जो है वो बुजुर्ग होती जा रही है, उनको एक यंग जनरेशन की जरूरत है। तो आगे आने वाले टाइम में हम लोग अच्छी स्किल्ड वर्कर को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो इसके ऊपर भी अभी काम चल रहा है और कई सारी कंट्री में, खासकर जो गल्फ कंट्री होगी उनमें हम लोग ये काम कर भी रहे हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है, पर लेकिन हम लोग को पहले स्किल लेबर फोर्स बनानी पड़ेगी, तो उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। कुछ मैं आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन एंगल भी यहां पर बताता हूं। अगर संविधान के अंदर जाएंगे तो पार्ट 4 आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 41 और आर्टिकल 46 जो है यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यहां पर दे रखे हैं एल्डरली लोगों के लिए, कि आप लोग यहां पर इनके लिए चीजों को प्रोवाइड कराओ, कोई भी लो है तो उसको ढंग से इंप्लीमेंट करो। इसी के साथ में हिंदू मैरिज एक्ट जो एडॉप्शन है यहां पर 1956 का, उसके हिसाब से बात करेंगे तो सेक्शन 20 यहां पर ये बोलता है कि जो एज्ड पेरेंट है, यानी कि आप लोग जो पेरेंट्स माता पिता होते हैं उनको आप लोगों को मेंटेन करना है, यानी कि उनकी देखरेख आप लोगों को करनी है। अगर नहीं करते हो तो इसके लिए प्रोविजन यहां पर रखे गए हैं। तो ये मैं बेसिकली बोलूंगा, जो माँ बाप अगर ये लेक्चर सुने तो ध्यान से सुनेगा कि बच्चे अगर बुढ़ापे में जाकर उल्टी सीधी हरकतें करें तो उनके खिलाफ आप लोग एक्शन ले सकते हो। ऐसे हमारे पास में कई सारे रूल और रेगुलेशन है, यानी कि बच्चों पर ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चे आगे चलकर बदतमीज हो जाए तो यानी कि बच्चे अपने ही अपने हैं तो क्या हुआ, जिस तरीके से बचपन में उनको सुधारा है ऐसे ही उनको बुढ़ापे में सुधारने का आप लोगों का हक है, तो इसको जरूर इंप्लीमेंट कीजिए। क्योंकि कई सारे ऐसे मेल भी आते हैं कि मेरा बच्चा काफी बिगड़ा हुआ था, एक बुजुर्ग थे उनके द्वारा लिखा गया कि बच्चा जो था काफी बिगड़ा हुआ था, दादाजी थे वो, कि आपकी जो वीडियो सुन रहा है उससे काफी इंपैक्ट पड़ा उसकी लाइफ पे। तो यार देखो ऐसी ऐसी चीजें हैं, ये अगर जिंदगी में अगर इंसान जो है वो अपने माँ बाप को, अपने बाबा दादा को ही अगर ढंग से नहीं रख पा रहा है, वो सोसाइटी को क्या रखेगा, जिनके साथ में इतना बड़ा इमोशनल बॉन्ड है। अगर इंसान उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है तो क्या आप लोगों को लगता है वो सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएगा? मुझे तो नहीं लगता है पर्सनली, ठीक है। अगर आप लोग अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो सोसाइटी की क्या ही रेस्पेक्ट करोगे यार, जिन्होंने आप लोगों को खून देकर पाला, अपना खून पसीने की मेहनत लगाकर आप लोगों को यहां तक बड़ा किया। तो ये मुझे लगता है कि पर्सनली अगर घर पर ही आप लोग अपने पेरेंट्स को ढंग से लेकर चलते हो तो बाहर भी आप लोग का जो नजरिया है वो अच्छा ही रहेगा। इसी के साथ में हमारी कंट्री में कानून है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। ये बात करता है कि कैसे मेंटेन करना है और बच्चों को यहाँ पर कैसे एक तरीके से अपने जो पेरेंट्स हैं उनका ध्यान रखना है, खासकर जो उनकी प्रॉपर्टी के वारिस हैं, ठीक है। एक तरीके से माँ बाप की प्रॉपर्टी पर तो नजर रहती है कि क्या क्या कमा लिया, हमको देकर क्या जाओगे, तो वो पर लेकिन उनकी जब देख रेख के बारे में आती है तो सब अपने हाथ उठा लेते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर भी बात की जाती है यहाँ पर, ये काफी ज्यादा जरूरी मुद्दे हैं जिनके ऊपर बात करनी चाहिए। इसी के साथ में यहाँ पर राइट ऑफ द ओल्डर पर्सन, इसके बारे में बात करें तो उनके अधिकार के बारे में बात की जाती है। इवन यूनाइटेड नेशन के अंदर भी, मैनी इंटरनेशनल लेवल पर भी इसके बारे में बात की जाती है। 1982 में रिपोर्ट आई यहाँ पर, अगर बात करें वर्ल्ड असेंबली ऑन एजिंग, तो उसके चलते यहाँ पर इंटरनेशनल प्लान ऑन एजिंग के बारे में बात की कि जो बुजुर्ग लोग हो रहे हैं उनको कैसे लेकर चलना है, तो जरूरी है उनके बारे में भी सोचना, तो ये भी था। इसी के साथ में यहाँ पर यूएनएफपीएफ के द्वारा यहाँ पर बेसिकली एक इंप्लीमेंट करने की बात की गई कि यहाँ पर जिस तरीके से आज के डेट में हम लोग चीजों को लेकर चलाएं एजिंग पॉपुलेशन को, तो उसके चलते यहाँ पर मैड्रिड यानी कि स्पेन के अंदर इंटरनेशनल प्लान बनाया गया और उसको अडेप्ट करने की बात की गई। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर ये ऐसे प्रोविजन चल रहे हैं आज के डेट में बुजुर्ग पॉपुलेशन को लेकर। अगर अपने देश में आप लोगों से बातें करूं तो याद रखिएगा कई सारी स्कीम है यहाँ पर, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है, और क्वेश्चन बने या ना बने ये स्कीम आप लोगों को पता है, तो अपने आसपास में कोई बुजुर्ग लोग हैं अगर उनको दिक्कतें देखने को मिल रही हैं तो उन तक ये स्कीम आप लोग पहुंचा सकते हैं। जैसे SAG यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है सीनियर केयर, ये एजिंग, ये ग्रोथ इंजन है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन है यहाँ पर, जो भी यहाँ पर चीजें हैं उनसे रिलेटेड अगर आप लोग बुजुर्ग से रिलेटेड स्टार्टअप कोई तैयार करना चाहते हैं बुजुर्ग की हेल्प करने के लिए, तो गवर्नमेंट आप लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन, तो ये भी यहाँ पर कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी इंप्रूव करनी है, उसके चलते जैसे खाना हो गया, मेडिकल ट्रीटमेंट, इंटरटेनमेंट वो होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीय यहाँ पर वयोश्री योजना आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो बिलो पॉवर्टी लाइन अगर सफर कर रहे हैं एज रिलेटेड चीजों से, सुन नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें यहाँ पर पेंशन प्रोवाइड कराई जाती है एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के ऊपर अगर इंसान हो जाता है, ठीक है, 60 से लेके 79 तक का 200 और फिर यहाँ पर 500। प्रधानमंत्री यहाँ पर वय वंदना योजना आप लोगों को देखने को मिलेगी सीनियर सिटीजन के लिए, तो ये भी यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराती है।
इसी के साथ में वीर सरिस्ता ये सम्मान आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक नेशनल लेवल का अवार्ड है एमिनेंट सीनियर जो सिटीजन है उनके लिए, जिनके द्वारा कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से कोई कंट्रीब्यूशन यहां पर देखने को मिलता है। तो ये इंटरनेशनल डे जो किस दिन सेलिब्रेट किया था, ये 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया था। तो यहां पर आप लोगों को नजर आएगा मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन, इसके लिए भी यहां पर ये प्रोविजन है। यानी कि ये सारी चीजें हैं जिनको आप लोग एक तरीके से इंप्लीमेंट कर भी सकते हैं। तो चीजें बहुत सारी हैं देश के अंदर में, कितनी इंप्लीमेंट करनी है और किस तरीके से लेके चलना है तो वो आप लोग को देखना पड़ेगा। तो ये थी इसके बारे में कुछ बातें, आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होगी। ठीक है, और अगर आप लोगों को लगता है कि लेक्चर अच्छा लग रहा है तो उसको सपोर्ट जरूर प्रोवाइड करो, ताकि जो भी चीजें हैं थोड़ी सी एक सही पैटर्न में चल सके। तो आप लोग लेक्चर को लाइक, इसी के साथ में आप लोग कोई भी जो आंसर पूछता हूं उसके कमेंट कर सकते हैं और अपना प्लान भी लिख सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप लोग इसको पहुंचा सकते हैं अगर आप लोग को फायदा इस लेक्चर से होता है तो ये 3 चीजें, कुछ टाइम नहीं लगेगा आप लोगों का। तो आप लोगों को एक तरीके से अगर ये करेंगे तो यूट्यूब को पता चलता है कि लेक्चर जो है वो सही है, इसके अंदर कुछ गड़बड़ नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, इनके आंसर आप लोग दीजिए, फिर आगे आर्टिकल देखेंगे। बात की जा रही है टर्मिनेटिंग ए सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर इंडेफिनिट पीरियड अबव द स्टेटमेंट, डिस्क्राइब करती है यहाँ पर किस टर्म को, यानी कि इंडेफिनिट पीरियड के लिए अगर टर्मिनेट पार्लियामेंट का सेशन हो जाता है, संसद का सेशन, संसद की बैठक अनिश्चित काल के लिए अगर समाप्त हो जाती है तो क्या बोलते हैं आप लोग यहाँ पर? एडजर्नमेंट बोलते हैं, एडजर्नमेंट साइन डाई बोलते हैं, या फिर प्रोरोगेशन बोलते हैं, या फिर डिसोल्यूशन बोलते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तब तक आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं कौन कौन इसका सही आंसर देता है। पता होना चाहिए, इसको शायद आप लोगों को पता भी होगा, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था यहाँ पर, जो हमारी जो वीडियो आती है शाम को 8:30 बजे, उसमें मैंने डिटेल में सारी चीजें बताई थी। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेन आप लोग दीजिए। नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे एक्ट ऑफ फेथ के बारे में, यानी कि अभी रिसेंटली क्या हुआ, कर्नाटक के अंदर यहां पर एक लेजिस्लेशन पास किया गया, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो उसके बारे में कई सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। पहले आप लोग समझिए, जीएस पेपर 1 और 2 सोसाइटी, फंडामेंटल राइट, रिलीजन, इन सब के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, या फिर कोई भी पॉलिसी जो होती है उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में आप लोगों के बन जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ। अभी कर्नाटक के अंदर यहां पर एक बिल पास किया गया, ठीक है, जिसके चलते यहां पर ये एंटी कन्वर्जन लॉ बोला जा रहा है। यानी कि एक धर्म से दूसरे धर्म में अगर आप लोगों को कन्वर्ट करना है तो उसको इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि कहीं ना कहीं यहां पर ये इंपैक्ट लिए ना लगे कि यहां पर, यानी कि कहने का मतलब है कि एक तरीके दबाव में आकर कोई काम कर दिया है, इस तरीके कोई चीजें चल रही है, तो वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो एंटी कन्वर्जन जो लॉ है यहाँ पर, ये कोर्ट के द्वारा भी हालांकि इसको अपहेल्ड कर दिया गया कि हाँ ये सही है, क्योंकि अगर गलत तरीके से किसी का धर्म अगर कन्वर्ट किया जा रहा है तो सही बात नहीं है, तो कोर्ट भी यहां पर इसको सपोर्ट करता है। पहला इंपॉर्टेंट मुद्दा तो आप लोग ये याद रखेगा। पर लेकिन अभी अगर मुद्दा देखेंगे तो कुछ और नजर आएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यहां पर बोला गया कि एक तरीके से हर एक पर्सन जो है वो अगर बात करें उसका जो रिलीजन है वो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो कन्वर्ट जो है फ्रॉड नहीं होना चाहिए, फोर्स नहीं होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। पर लेकिन अगर इंटरफेथ मैरिज के बारे में बात करें तो ये उसको रोके बिना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इसमें जाकर इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये बातें यहां पर कोर्ट के द्वारा बोलेगी। एंटी कन्वर्जन जो लॉ है यहां पर, जैसे मैंने बोला अभी, यहां पर ये फोर्सफुल नहीं होना चाहिए, और जो बोला जाता है कि फैमिली मेंबर कोई भी आकर, एसोसिएटेड मेंबर जाकर अपनी टांग अड़ा सकते हैं, तो उसके बारे में बोला जाए तो ये एक तरीके से गलत चीजें हैं। अगर इसके बारे में डिटेल में आप लोगों से बात करूं तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अब इसके बारे में आप लोगों से काफी सारी बातें बताने वाला हूं। सबसे पहले तो यहां पर इसका नाम क्या है, कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021 इंट्रोड्यूस किया गया स्टेट असेंबली के अंदर में, और बोला गया अगर कोई बहाना बनाकर बल से, धोखाधड़ी से, प्रलोभन से या फिर शादी के नाम पर धर्म को चेंज कराता है तो वो इलीगल माना जाएगा। इससे पहले कई सारे एक्ट हमारे देश में आ चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। अगर बात करें यहां पर तो ये एक तरीके से इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोविजन डाले गए कि इंसान को यहां पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक तो इसको कोग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंड माना गया है। कोग्निजेबल का मतलब क्या होता है कि कोई ऑफिसर जो है यहां पर एक तरीके से बिना वारंट के, यानी कि एक तरीके से बिना अरेस्ट वारंट हुए भी उसको अरेस्ट कर सकता है, तो कोग्निजेबल हो गया। नॉन बेलेबल का मतलब क्या है कि उसको बेल नहीं मिलेगी, उसको एक तरीके से जमानत नहीं होगी, ये बातें देखने को मिलेगी। और कोई ऐसी हरकतें करता हुआ पाया जाता है तो 3 से लेके 5 साल तक का फाइन, अगर 3 से लेके 5 साल तक का जेल देखने को मिलेगी, और फाइन 25,000 देखने को मिलेगा जो अगर ऐसी हरकतें करता है। और अगर हरकतें कर रहा है कोई ऐसी माइनर गर्ल है, यहां पर कोई वुमेन है, ठीक है, SC ST से जो निकल कर आती है, तो और ज्यादा फाइन बढ़ा दिया गया, 25,000 यहां पर कर दिया गया। तो ये ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए, ये बोलने की यहां पर कोशिश की जा रही है। अगर बात करें यहां पर बेसिकली इस चीज के बारे में, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कई बार ऐसे प्रोविजन रहते हैं, जैसे यहां पर भी है कि फैमिली के मेंबर जो है वो भी यहां पर जाकर बेसिकली इसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। पर लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन रखा गया जो पर्सनली मुझे अच्छा लगा। मान लीजिए आप लोग ए धर्म में आज के डेट में है और कल को चलकर बी धर्म में आप लोग कन्वर्ट हो जाते हैं,
तो फिर आप लोगों को लगा आगे चलकर एक धर्म में कन्वर्ट हो गए, तो यहां पर इसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होगा। जो अपने पहले वाले रिलीजन में वापस आ रहा है उसके ऊपर ये एक्ट जो है वो इंप्लीमेंट नहीं होगा। इसी के साथ में आप लोगों को यहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई साहब हम जहां अपना धर्म चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है, और वो यहां पर देखेगा कि धर्म चेंज करने से क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो उसके चलते फिर यहां पर इसको एटलीस्ट 30 डेज के लिए यहां पर पहले आप लोगों को एडवांस इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। न्योता पहले ही दे देना 30 दिन पहले कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है। उससे अगर नहीं करोगे आप लोग ऐसा तो उसको धर्म कन्वर्जन नहीं माना जाएगा, फिर ये नल एंड वॉइड करार देंगे। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में ये पावर दे रखी है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसा मैंने आप लोगों को बताया भी था। पार्ट 3 के अंदर जब आप लोग जाते हैं तो आप लोगों के फंडामेंटल राइट आप लोगों को देखने को मिलते हैं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक के अंदर में। आर्टिकल 25 जो है यहाँ पर आप लोगों को खुद लिखकर पावर देते हैं कि आप लोग यहाँ पर प्रोफेस, प्रोपोगेट और एक तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने रिलीजन की, कोई उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। आप लोग जो है अपने बिलीफ को अपने हिसाब से लेकर चल सकते हैं। इसीलिए हमारे देश में आज तक भी कोई सेंट्रल लेजिस्लेशन नहीं है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई लॉ या कानून नहीं बनाया गया, क्योंकि ये जो मुद्दा है इंसान जो है वो अपने हिसाब से लेकर चल सकता है। जबकि कई सारे प्राइवेट मेंबर बिल लाए गए पर लेकिन पार्लियामेंट में उनको पास नहीं करा पाए, ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो फिर भी इश्यूज क्या देखने को मिलते हैं, ये ऐसे इश्यूज जो हैं वो बार बार सोसाइटी में निकल कर आते हैं। रीजन क्या है यहाँ पर, एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये इश्यूज क्या रहते हैं एंटी कन्वर्जन लॉ के साथ में कि इसमें प्रॉपर क्लियर मेंशन नहीं है, ठीक है, कि किसको आप लोग फोर्स बोल रहे हो, किसको फ्रॉड बोल रहे हो। यहाँ पर किसी भी इंसान जो है उसको आप लोग प्रेशर में डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से क्लियरली डेफिनेशन नहीं देखने को मिलेगी। इसी के साथ में विरोधात्मक है माइनॉरिटी के लिए। अगर कोई चाहता है अपना रिलीजन कन्वर्ट करना तो एक तरीके से उसके ऊपर इंपैक्ट डालता है। एक सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट हमारे देश में लाया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, वो भी आप लोग ढंग से चीजों को नहीं समझ पा रहे। उसमें था कि इंटरफेयर आप लोगों को नहीं करने। हादिया जजमेंट आया, इसमें बातें बोलेगी कि जो लाइफ पार्टनर आप लोग खुद चूज कर सकते हो। आर्टिकल 21 आप लोग को ये पावर देता है। केस पुत्तस्वामी केस ने खुद बोला 2017 में कि राइट टू प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट है, आप लोग उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करोगे। ये सारी चीजें देखने के बावजूद भी दिक्कतें निकल कर आती हैं। जबकि कई सारे अदर जजमेंट आ चुके हैं कि फेथ का जब मैटर आता है तो कोर्ट और यहाँ पर जो भी यहाँ पर स्टेट है, इनके गवर्नमेंट है, उसको ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फ्री और डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर ऐसा करते हैं तो ये एक तरीके चिलिंग इफेक्ट यानी कि एक उस चीज को शांत करने वाला होता है और इंसान की प्राइवेसी पर भी ये इंपैक्ट डालता है। तो इन चीजों से आप लोग को डिस्टेंस बनाकर रखनी चाहिए। अगर फेथ के मैटर में हम लोग बात करें, इंसान को खुद डिसाइड करने दो कि वो किस रिलीजन को फॉलो करना चाहता है, तो ये बातें बोली गई हैं। अगर इसके बारे में आप लोग क्वेश्चन लिखने के लिए बोला जाए तो बोला जा रहा है द गवर्नमेंट्स इंप्लीमेंटिंग सच लॉ, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021, तो नीड टू इंश्योर दैट दीज, ये जो भी इस तरीके जो लॉ लाए जा रहे हैं, दीज मतलब ये वाले लॉ, ठीक है, डू नॉट कब वन फंडामेंटल राइट और हैम्पर द नेशनल इंटीग्रेशन। इंस्टेड दे लॉ नीड टू स्ट्राइक द बैलेंस बिटवीन फ्रीडम और इसी के साथ में मैलाफाइड कन्वर्जन, यानी कि अगर कोई गलत तरीके से यहाँ पर ये कन्वर्जन कर रहा है तो उसको रोकना है और इंसान की फ्रीडम को भी आप लोगों को हैम्पर नहीं कर रहे हैं कि अपने हिसाब से चला रहे हैं लोगों को, तो वो भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो एक बैलेंस बनाकर आप लोगों को चलना है। ये बातें यहाँ पर इनके द्वारा बोली गई हैं। आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी, कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा इंडिया और म्यांमार के रिलेशन के बारे में। इंडिया और म्यांमार का रिलेशन आप लोगों को समझाऊंगा काफी डिटेल में, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। पर उससे पहले यहां पर अभी म्यांमार के अंदर समझ लेते हैं कि चल क्या रहा है, पड़ोसी देश में हो क्या रहा है, तभी आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। म्यांमार जो है हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट के एरिया को टच करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और इसी के साथ में मिजोरम सबसे बड़ा टच करते हैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के साथ में। इंपोर्टेंट मुद्दा क्या है, इंपोर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह है कि म्यांमार में यहाँ पर दो लोग जो है वो गवर्नमेंट चला रहे थे मिलजुल कर। एक तो यहाँ पर इनके जो आर्मी के लीडर थे ये चला रहे थे, ठीक है, और दूसरी साइड में यहाँ पर जो ये लीडर थी काफी लंबे समय तक जेल में रहकर आई, तो इनके बाद में यहाँ पर काम स्टार्ट किया गया। तो लगभग यहाँ पर आप लोग देखते हैं 2010 में रिलीज किया गया। हाउस अरेस्ट इनको रखा गया था, 15 ईयर यहाँ पर डिटेंशन में रखा गया था गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद में यहाँ पर ये निकल के आई, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर इनके द्वारा लीडरशिप का रोल लिया गया एज ए काउंसिलर ऑफ स्टेट। यहाँ पर ये एनडीएल जो इसकी यहाँ पर एनएलडी, तो इसके यहाँ पर ये लीडर बनकर आए और इनके द्वारा इलेक्शन वगैरह लड़े गए। हालांकि जो इलेक्शन थे यहाँ पर ये पहली बार फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन देश के अंदर देखने को मिले 2015 में। तो यहाँ पर जो ये सेकंड जो लैंडस्लाइड विक्ट्रीज की 2020 में देखने को मिली, 5 साल तो जैसे तैसे काट लिए, पर लेकिन जैसे ही 2020 में आए तो 1 फरवरी यहाँ पर 2021 में देश के अंदर मिलिट्री कू हुआ और उसमें मिलिट्री जो है वो पावर में आ गई। तो जैसे ही मिलिट्री पावर में आ गई तो ये जो सारे लीडर थे इनको उठाकर जेल में डाल दिया गया और यहाँ पर कंडीशन ये देखने को मिली कि आज की डेट में मिलिट्री वहां पर रूल कर रही है। तो इसके चलते यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल रही है। आज की डेट में भी यहाँ पर कंडीशन ये है कि मिलिट्री रूल कर रही है और सारी पावर जो है वो मिलिट्री के हाथ में। सारे जो बैंक वगैरह है वो क्लोज, इसी के साथ में जो आर्मी है वो अपने हिसाब से काम कर रही है, किसी की इंडिपेंडेंस नहीं है, लोगों पर गोलियां चलाई जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं।
ये एग्जैक्ट लोकेशन है सितवे, इसके बारे में याद रखेगा, क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। तो यहां पर इसी के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, आर्टिकल के बारे में कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, क्योंकि हमारी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर जो है श्रृंगला साहब, वो अभी यहाँ पर विजिट पर गए थे, जिसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में आ गया। तो यहाँ पर इसी के बारे में बात करेंगे। आज की डेट में यहाँ पर सारी पावर जो है वो मिलिट्री के हाथ में है, तो तब से लेके अब तक मिलिट्री यहाँ पर रूल कर रही है। अभी बात करें तो इंडिया और म्यांमार की विजिट के बारे में, तो हमारी कंट्री के जो फॉरेन सेक्रेटरी है हर्षवर्धन श्रृंगला साहब, उनके द्वारा विजिट किया गया, तो बोला गया कि 10 लाख के करीब हम लोग डोज प्रोवाइड कराएंगे और लगभग 10,000 टन जो चावल और गेहूं म्यांमार को प्रोवाइड कराएंगे। म्यांमार के अंदर खस्ता हालत हो रही है, उसको एक तरीके से लोगों को कुछ सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये देखने को मिली। दूसरी यहाँ पर एक तरीके से ये भी बोला गया कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करना चाहिए, तो रिटर्न टू डेमोक्रेसी की बात की जा रही है कि डेमोक्रेसी पर वापस आना चाहिए, तो ये भी बातें की गई। और इसी के साथ में यहाँ पर जो सपोर्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को याद रखेगा जो आप लोग आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आसियान की मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी कुछ सॉल्यूशन सुझाए थे। यहाँ पर वो जो सॉल्यूशन इनके द्वारा सुझाए गए वो यहाँ पर 5 पॉइंट फॉर्मूला इनके द्वारा बोला गया। तो 5 पॉइंट फॉर्मूले में पहला बोला गया कि एक तरीके से इमीडिएट जो है यहाँ पर वोलेशन बंद होना चाहिए म्यांमार के अंदर में, ऑल पार्टी यहाँ पर मीटिंग होनी चाहिए, उसके ऊपर बोला गया। इसी के साथ में डायलॉग होना चाहिए ऑल पार्टीज का, ठीक है, ताकि पीसफुल सॉल्यूशन निकाल सके जो भी दिक्कतें यहाँ पर चल रही है। स्पेशल इन्वॉय आसियान का वो यहाँ पर फैसिलिटेट करे मीडिएशन, इनके मिलकर बातें करेंगे तो यहाँ पर ताकि सॉल्यूशन निकाला जा सके। आसियान जो है प्रोवाइड करेगा असिस्टेंस ताकि यहाँ पर सारी चीजें ढंग से चल सके। उसी के साथ में स्पेशल इन्वॉय डेलीगेशन जो है वो विजिट करेंगे म्यांमार, ताकि ऑल पार्टी मीटिंग जो है वो उसको कन्विंस कराया जा सके कि हाँ आओ मिलकर बातें करें। पर लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा रिसेंटली अभी देखने को मिला नहीं। म्यांमार के अंदर सारी जो मनमानी चल रही है वो अभी इनके आर्मी लीडर की चल रही है, और आसियान जो कंट्री है वो ज्यादा यहाँ पर कुछ कर नहीं पा रही है। आसियान के बारे में यहाँ से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आसियान जो है बेसिकली इसको एस्टेब्लिश किया गया था 8 अगस्त 1967 में, और बैंकॉक के अंदर इसका ढक्कन खोला गया, यानी कि इसको बनाया गया। आसियान इसको इसलिए बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। स्टार्टिंग में 5 कंट्री थे, यानी कि 5 पांडवों के द्वारा मिलकर बनाया गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। आगे चलकर इसमें ब्रुनई ऐड हो गया 1984 में, वियतनाम ऐड हो गया 1995 में, लाओस और म्यांमार ऐड हो गया 1997 में, और कंबोडिया 1999 में। तो इंपॉर्टेंट मुद्दा क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा कि लाओस के साथ में म्यांमार ने ऐड किया। तो अगर स्टेटमेंट देकर ही पूछ ले कि आसियान का मेंबर जो था वो म्यांमार बना था कब, तो 1997 है यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक तो पॉइंट। दूसरा, इसके साथ में और कौन सी कंट्री जो है आसियान का मेंबर बनी थी, तो याद रखिएगा लाओस और म्यांमार के द्वारा एक साथ में यहाँ पर ऐड किया गया था। तो लाओस और इसी के साथ में जो है म्यांमार के द्वारा एक साथ में यहाँ पर इसमें पार्ट बने थे। तो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग ये याद रखिएगा। अभी फिलहाल जो है यहाँ पर खस्ता हालत है, पर लेकिन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये, खासकर अगर नॉर्थ ईस्ट के बारे में आप लोग बात करते हैं। इंडिया म्यांमार थाईलैंड जो ट्राइलेटरल हाईवे है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो इंडिया से होकर म्यांमार से होते हुए यहाँ पर और थाईलैंड तक पहुंचता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ में दूसरा, कालादान मल्टी जो मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कालादान ये प्रोजेक्ट के बारे में अभी एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन भी बना था। तो ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर कोलकाता से आप लोगों को देखने को मिलेगा, चलता है और सितवे पोर्ट तक जाता है, और फिर यहां से होता हुआ आइजोल, यानी कि आप लोग यहां पर ये मिजोरम में जाता हुआ नजर आएगा। तो इसके चलते आप लोग समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री के लिए कितना इंपॉर्टेंट ये हो जाता है एक कनेक्टिविटी बनाने के लिए, ठीक है। तो यहां पर एक कनेक्टिविटी बनेगी कोलकाता से लेके यहां पर बेसिकली जो इसके थ्रू। अगर रीजन क्या है, अगर मैं मोटे मोटे तौर पर आप लोगों को बताऊं, तो कल को चलकर यहां पर चाइना अगर कुछ हरकतें कर देता है तो चिकन नेक तोड़ देगा यहां पर, बांग्लादेश के अंदर कुछ झड़प हो गई तो नहीं होगी काम। तो ऑल्टरनेटिव यानी कि 3 हमारे पास में हम लोग चीजें रख के चल रहे हैं कि कोई ना कोई तो काम आएगा ही अगर कोई दिक्कतें देखने को मिलती है। इसी के साथ में आगे चलकर जो ये ट्राइलेटरल हाईवे है, अगर ये वाली बात हम लोग की जा रही है, ये यहां से होते हुए आप लोग इसको दिल्ली तक भी पहुंचा सकते हो, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है उसको हम लोग कनेक्ट करके दिल्ली तक भी पहुंचा सकते हैं, वो भी एक तरीका चल रहा है। और ये कहीं ना कहीं ये चाइना को टैकल करने का भी एक तरीका है, क्योंकि इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना यहां पर बना रहा है, ये कुनमिंग से लेकर यहां पर ये सितवे, ये इसी के पास में हम लोग बना रहे हैं। और यहां पर इसी के साथ में ये पर्टिकुलर जो एरिया है, ये रखाइन वाला स्टेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां से रोहिंग्या कम्युनिटी को मार के भगाया गया, तो वो वाली कनेक्टिविटी यहां पर ये चाइना भी आज के डेट में लेकर चल रहा है। तो चाइना इसको चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम दे रहा है। तो इसलिए चाइना का जो दबदबा है वो भी यहां पर कम हो पाएगा अगर इंडिया जो है जाकर यहां पर अपनी चीजों को आगे लेकर चलता है। तो एक ये भी काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसी के साथ में अगर बात करें रखाइन जो स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में, तो ये भी आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ठीक है।
तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये जो एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसके चलते यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलती हैं। पीस और सिक्योरिटी काफी जरूरी है। अगर रोहिंग्या कम्युनिटी अभी बहुत सारे हमारे देश में आगे अलग अलग एरिया में, तो कैसे उनको यहाँ पर संभालना है, तो बहुत सारे हमारे देश में आ रहे हैं मिजोरम मणिपुर के अंदर में, नॉर्थ ईस्ट में, तो कैसे यहाँ पर चीजों को लेकर चलना है, तो दिक्कतें देखने को मिलेगी, तो वो भी हम लोग को सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है। तो कहने का मतलब है कि इतनी सारी रोहिंग्या कम्युनिटी आ रही है यहाँ पर, आप लोग देखते हैं बहुत बुरी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है, तो उसको कैसे लेकर चलना है, तो ये भी काफी इंपोर्टेंट है। बाकी अगर इंडिया और म्यांमार की टाई के बारे में बात करें तो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की गई थी 1951 में, और आगे चलकर यहां पर फिर 1987 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी के द्वारा यहां पर विजिट भी किया गया था। तो काफी अच्छे रिलेशन है, हमारे कल्चर को हिस्टोरिकल और रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे रिलेशन है इंडिया और म्यांमार के अंदर। इसी के साथ में अगर बात करें हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट भी है हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर, इधर कनेक्टिविटी को लेकर, और लगभग यहां पर 725 दोनों कंट्री मैरीटाइम बाउंड्री भी एक दूसरे के साथ में टच करती है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है हमारी आज के डेट में, उसके चलते म्यांमार हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट जो है पड़ोसी देश बन जाता है। चाइना के कंपटीशन के बारे में भी आप लोगों से बात की है। इसी के चलते सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दिस रीजन, तो ये हम लोग बेसिकली यहाँ पर आज के डेट में म्यांमार के साथ मिलकर काम करते हैं, तो इसके चलते काफी ज्यादा चीजें अच्छी रहती हैं। चाइना जो है यहाँ पर मैंने अभी बताया आप लोगों को, यहाँ पर क्यूरपू पोर्ट वहां पर डेवलप कर रहे हैं, वही मैप पे मैंने दिखाया, तो उसका ऑल्टरनेटिव आप लोग बोल सकते हैं ये यहाँ पर हम लोग डेवलप कर रहे हैं सितवे पोर्ट। जैसे हम लोग ग्वादर पोर्ट के ऑल्टरनेटिव चाबार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं ईरान वाले साइड में, ऐसे ही चाइना को यहाँ पर हम लोग भी कहीं ना कहीं टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के थ्रू पूरे देश को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसके चलते हम लोग सोल्यूशन निकाल रहे हैं, काफी क्रिटिकल है हमारे लिए, क्योंकि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आप लोगों को देखने को मिलते हैं। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी आप लोगों ने देखी होगी, उस टाइम पर क्या हुआ था, उस टाइम पर स्टार्टिंग में ही दिखाया गया कि म्यांमार के अंदर जाकर हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की, कहीं ना कहीं अपनी कंट्री में जो इंसर्जेंसी है उसको कम करने के लिए। तो म्यांमार की आर्मी ने हमारा सपोर्ट प्रोवाइड करा, इसलिए हम लोग कुछ नहीं म्यांमार को बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे टाइम पर हमारे साथ में खड़ा हुआ मिलता है। अगर कुछ बोलेंगे तो दिक्कतें देखने को मिलेगी। इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में बात करें तो कई सारी हमारी कंपनी काम करती है, मेड इन इंडिया जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो इसी के साथ में कई सारे एरिया में हम लोग म्यांमार के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये भी आप लोग याद रखते हैं, ईरान जो है यहाँ पर, इसी के साथ में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, तो यहाँ पर आप लोगों को अफीम देखने को मिलती है काफी लार्ज स्केल में। ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पर बर्मा, थाईलैंड और लाओस और वियतनाम, ठीक है, तो यहाँ पर बर्मा यानी कि म्यांमार में भी देखने को मिलती है। तो अगर कल को रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे तो हमारी कंट्री में जो दवाइयां हैं, खासकर ये जो नशे के पदार्थ हैं, उनकी क्वांटिटी बढ़ती नजर आएगी, तो हमारे देश को बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो ये भी जरूरी है कि इसके ऊपर हम लोग ध्यान रखें। तो ये पूरा आर्टिकल मैंने इसलिए आप लोगों को डिटेल में बताया ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में न रहे। अगर क्वेश्चन भी बन जाए, हर तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया, ठीक है, कि म्यांमार के अंदर चल क्या रहा था, वो सारी बातें बता दी। अच्छा, इनको नोबेल प्राइज कब मिला था ये आप लोगों को पता है? चलिए एक बार जाके सर्च कीजिएगा और फिर मुझे बताना, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। बाकी ये 5 पॉइंट आप लोग याद रख ले, ये इसके बारे में लिखने के लिए आ जाए तो याद रखना। और ये प्रोजेक्ट जो है, ये सारे प्रोजेक्ट आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जा चुके हैं। तो ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट थे जो डिटेल में मैंने आप लोग को बता दिए, और ये वाला एरिया भी आप लोग हल्का सा याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था टोटल इसके बारे में इंफॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों के माइंड में कंप्लीट क्लैरिटी आ गई होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो ये ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में बात कर रहा है। तो ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में आप लोग कुछ बातें पता होनी चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से प्रीलिम्स के अंदर भी पूछ लिए जाते हैं, और इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है वो भी आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अभी क्या चल रहा है यहाँ पर, अभी जो गल्फ कोऑपरेशन जो काउंसिल है, बेसिकली उसको एक तरीके से डायरेक्टली यानी कि इंपैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर, तो इस डिस्कशन के ऊपर काफी ध्यान रखे हुए। तो उसी के चलते ये पूरी डील जो है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको देखने के बाद में नहीं रहेगा। बात करेंगे ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के बारे में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए आर्टिकल हो जाता है जीएस पेपर 2 के हिसाब से, हमारे पड़ोसी देश क्या कर रहे हैं और कौन कौन से एग्रीमेंट देखने को आप लोगों को मिल रहे हैं। वैसे तो नॉर्मल भाषा में इसको ईरान न्यूक्लियर डील बोलते हैं, पर लेकिन ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बजट है ना, बजट बोल दे तो आप लोग नॉर्मल भाषा में बजट बोल दिया, ठीक है, पर लेकिन रियलिटी में लिखा हुआ क्या है उसके बारे में, संविधान के अंदर आप लोगों को बोलते हैं उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। ऐसे ही इसका नॉर्मल नाम क्या हो गया, ईरान न्यूक्लियर डील बोल दिया कि ईरान के साथ में न्यूक्लियर बॉम्ब से रिलेटेड या फिर न्यूक्लियर मटेरियल से रिलेटेड डील साइन की गई, और उसका असली नाम क्या है, साइंटिफिक नेम जो यहाँ पर बुलाता है ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, यानी कि एक तरीके से एक ऐसा प्लान बनाना जो कि ज्वाइंट हो और कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि सब मिलकर काम करें और उसका सोल्यूशन यहाँ पर निकाला जाए, चहुमुखी विकास किया जाए, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वैसे ये, आप लोगों से पॉलिटी में इस तरीके के क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं, और इकोनॉमिक है तो मिक्स क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हैं। जब मैंने बोला यहाँ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको नॉर्मली बजट बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है संविधान के, क्या किसी आर्टिकल में लिखा हुआ है? अगर हाँ तो बताइए कहाँ लिखा हुआ है, अगर ना तो फिर कोई बात ही नहीं है ठीक है, तो बताइए, देखता हूँ कौन कौन आंसर देता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा ईरान, जिससे कि आप लोग आर्टिकल को भी अच्छे से समझ पाए। तो यहाँ पर एग्जैक्ट आप लोगों को ईरान की लोकेशन देखने को मिलेगी, ठीक है।
तो ईरान एक ऐसी कंट्री है जो कि काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है इस पर्टिकुलर रीजन में, और जब आप लोग इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर मैप बेस्ड बन जाता है कि यहाँ पर ये जो ऊपर वाला पोर्शन आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है ये क्या है, तो ये कैस्पियन सी हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसके नीचे थोड़ा सा आप लोग आएंगे ईरान के तो आप लोगों को पर्शियन गल्फ देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा और इधर आप लोग यहाँ पर आएंगे, इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो और भी कई सारे एरिया हैं, जैसे गल्फ ऑफ ओमान हो गया। ये जो टिप आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, ये एक पर्टिकुलर, इसको नाम क्या बोला जाता है इस एरिया को, इसको काफी फेमस एरिया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जो मिक्स करने वाला, मिलाने वाला एरिया है उसको क्या बोलते हैं, ये आप लोग बताइए। बाकी मैं आप लोगों को आगे आर्टिकल में चलेंगे तो बताएंगे, ठीक है। ईरान जो है इसको आप लोग ध्यान से देखिए अगर यहाँ पर, तो इधर पाकिस्तान टच करता है, इधर अफगानिस्तान, यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान, यहाँ फिर ये सेंट्रल एशियन कंट्री भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। अर्मीनिया हो गया, अजरबैजान हो गया, तुर्की हो गया और इराक हो गया, और नीचे हो गया पर्शियन गल्फ, यानी कि कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ के बीच में हो गया ईरान, जिसकी कैपिटल है तेहरान। ईरान की जो करेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी वो है ईरानियन रियाल, और ये जो एरिया है जिसमें यहाँ पर ये ईरान पड़ता है इसको बोलते हैं मिडिल ईस्ट। तो कई बार आप लोगों ने मिडिल ईस्ट वाला एरिया, तो ये है मिडिल ईस्ट वाला एरिया। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट आप लोगों से कई बार इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाएगा, और बाकी और आंसर राइटिंग में क्या क्वेश्चन बनेगा उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा ही। जैसे कि क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा और इसी के साथ में जो भी आंसर देता है एक दूसरे का आंसर रिव्यू जरूर किया करो, ठीक है। बात की जा रही है गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन एंड आल्सो डिस्कस द इंप्लीकेशन फॉर इंडिया। तो ये जो सेकंड वाला पार्ट होता है ना, ये एग्जाम में आप लोगों के काम आएगा हमेशा, क्योंकि अगर कोई भी इंटरनेशनल लेवल का कोई इशू है तो हमेशा ये पूछेंगे कि इंडिया के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो इंडिया के रेफरेंस में देखा जाएगा, वरना दुनिया में क्या क्या चल रहा है सारी चीजों पे थोड़ी ना हम लोग ध्यान रखेंगे। तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका, हर एक डायमेंशन से अगर बात करें जो भी इंपैक्ट पड़ेगा तो उसको हम लोग समझते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अलग से डिस्कस करूंगा, इसके बारे में हम लोग काफी डिटेल में बातें करेंगे जिससे आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। तो पूरा मुद्दा है यहाँ पर ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के बारे में। तो ये पूरा मुद्दा किसके ऊपर घूमता है, ईरान न्यूक्लियर डील। तो पहले ये न्यूक्लियर क्या है और क्या क्या चीजें होती हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ईरान के बारे में जानेंगे और कैसे कैसे मुद्दा है यहाँ पर उसके हम लोग समझेंगे। देखिए हुआ क्या है यहाँ पर, नॉर्मली अगर आप लोग समझोगे, जैसे खेतों में से अगर बातें हम लोग करें, खेत में से गन्ना निकाल कर लेकर आते हैं, ठीक है, फिर उसको फैक्ट्री में लेकर जाते हैं तो उसको हम लोग पीस कर उसमें से क्या निकालते हैं, उसमें से हम लोग रस निकाल लेते हैं, और फिर उसको आगे लेकर जाकर कोई चीनी बनाता है, उससे कोई गुड़ बनाता है, कोई शक्कर बनाता है, अलग अलग चीजें मटेरियल, और कोई रस निकाल कर पीता है, और कोई मेरे जैसा है तो क्या करता है गन्ने का रस निकालकर उसकी मतलब एक तरीके से क्या खीर भी बना लेता है, ठीक है। किस किसने खाई है गन्ने के रस की खीर, बताइए चलिए। तो उसकी खीर भी काफी स्वादिष्ट लगती है, शायद आप लोगों ने खाई होगी, खाई आप लोगों ने, नहीं खाई है तो बताना, किस दिन मैं पार्टी रखूंगा, सबको बुलाऊंगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर यूरेनियम निकाला जाता है, यूरेनियम की माइनिंग की जाती है। तो माइनिंग की जाती है तो कुछ ऐसा मटेरियल लिखता है और फिर इसकी मिलिंग यानी कि इसको पीसा जाता है, पीसने के बाद में ऐसा हो जाता है और फिर इसको कंजर्व करके रखा जाता है। तो ये जो यहाँ पर यूरेनियम है ये आप लोगों को इस फॉर्म में देखने को मिलेगा, नॉर्मली जो येलोइश मटेरियल रहता है। ये जो येलोइश मटेरियल रहता है, अगर नॉर्मल भाषा में आप लोग इसको देखो तो जैसे आप लोगों ने देखा नहीं है घरों में जो दूध निकालने की जो रही होती है, जब उसको घुमाते हैं तो क्या होता है, उसमें से जो घी है वो बिल्कुल सेंटर में जम जाता है और जो दूध है वो साइड में निकल जाता है। नहीं, एक तरीके से दूध और घी जो एक तरीके से अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि छाछ और जो घी है वो अलग हो गया दूध में से, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग को देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल भी रटना नहीं है, समझ लोगे तो लंबे समय तक याद रख पाओगे। यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, तो ये दो यूरेनियम के आप लोग यहाँ पर बेसिकली दो कंपोनेंट यहाँ पर यूरेनियम के देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में अभी आप लोगों से बात करने वाला हूं। यहाँ पर ये चलता कैसे है, देखिए बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर ये जो यूरेनियम है, यूरेनियम इसमें फीड किया जाता है, ठीक है। तो ये जो यूरेनियम है, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, इसका नाम याद रखिएगा, इंपोर्टेंट आप लोगों से क्वेश्चन बन जाए तो थोड़ा सा आगे चलकर, तो यहाँ से इसको इसके अंदर डाला जाता है, ठीक है। तो फिर क्या रहता है, ये जो हैवियर U238 रहता है, ठीक है, तो सेपरेट कर दिया जाता है लाइटर एक तरीके से U235 है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि दोनों को अलग हो गया, तो एक तरीके से यहाँ पर जो बात करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पर U238 हो गया, तो इसको आप लोग बोल सकते हैं ये क्या हो गया, ये बेसिकली मक्खन हो गया, यानी कि जो घी नहीं होता है वो जो बीच में बैठ जाता है, तो ये क्या हो गया, ये नीचे बैठ गया आकर, ठीक है। तो इसको अलग से रिमूव कर लिया और बाकी का जो बचा हुआ U235 है इसको अलग निकाल लिया यहाँ पर, और ये है बेसिकली टॉप जो कि यहाँ पर ये मटेरियल है, इसको कलेक्ट कर लिया अलग से। और नॉर्मली जब यहाँ पर कोई बॉम्ब वगैरह बनाया जाता है तो यहाँ पर इसी का हम लोग यूज करते हैं। इसमें अगर आप लोग बात करें तो ये एक आइसोटोप होते हैं, ठीक है। आइसोटोप नॉर्मली आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, आइसोटोप और जो आइसोबार, दोनों में आप लोगों को डिफरेंस क्या नजर आएगा। आइसोटोप नॉर्मली वो होता है जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, और आइसोबार जिसमें वेट आप लोगों को सेम नजर आएगा, एटॉमिक वेट। तो ये डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये जनरल साइंस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एनरिचमेंट के बारे में।
तो एनरिचमेंट देखो, ये तो हम लोगों ने अलग अलग निकाला, तो इसका एनरिचमेंट कैसे होता है, तो बड़े बड़े इस तरीके के बहुत सारे स्टील के ऐसे टेम्पर टाइप में लगाए जाते हैं और इनमें इसको एनरिच किया जाता है। और पूरा एनरिच का जो प्रोसीजर है ये मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे ये अभी इसमें डाला गया, जिस तरीके से मैंने बताया ना अभी यहाँ पर, ये पूरा प्रोसीजर जो यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाया, पूरा एनरिचमेंट का प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एनरिच का क्या होता है, मतलब अगर बोला जाए आप लोगों से, एनरिच का मतलब है किसी चीज को इंप्रूव करना और अच्छे लेवल पर उसको लेकर जाना। तो इसका एनरिचमेंट क्या होता है, तो जैसे जैसे ये एनरिचमेंट होता है और यहां से आप लोगों को ये मिलता है यहाँ पर जो मटेरियल, जिसको U235 यूरेनियम आप लोग बोलते हैं, तो फिर इसको आप लोग एक तो सिविल यूज के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे बड़े बड़े आप लोगों को देखा ना, बड़े बड़े बिजली बनाने के षड्यंत्र लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं बिजली बनाने के। तो यहाँ पर यूरेनियम का जो एनरिचमेंट होता है, जिसको घुमाया जाता है, प्योर यूरेनियम बनाया जाता है, वो 3 से लेकर 5% की जरूरत होती है ओनली। पर लेकिन अगर इससे ज्यादा एनरिच करेंगे तो फिर आप लोग बॉम्ब बना लोगे। तो ये जो बॉम्ब बन जाएगा इससे ज्यादा एनरिच करने के बाद में, और ये जो बॉम्ब बनेगा इसमें एनरिचमेंट आप लोगों को लगभग 90% देखने को मिलेगा। यानी कि बिजली बनाने के लिए आप लोगों को ओनली 3 से 5 के बीच में आप लोगों को जरूरत है। और जो निकल कर आता है यहाँ पर जो रॉ मटेरियल रहता है, वो नहीं, मैंने बोला खेतों से निकाल कर लेकर आते हैं, तो जो खेतों से निकल कर आते हैं ये बहुत ही कम एनरिच रहता है। पर लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसको मतलब एक तरीके से नहीं हो, आप लोग रॉ मटेरियल निकाल लेते हैं, उसमें से फिर माल निकालना है बाहर, वो वाला मुद्दा है। तो जब बम बना जाएगा तो ये 90% एनरिचमेंट देखने को मिलेगा और ये बॉम्ब फिर ऐसा आप लोगों को नजर आएगा फटता हुआ। इसका बॉम्ब का चेहरा देखकर मुझे ऐसा लगा किम जोंग उनका फेस है, ऐसे मुझे फीलिंग आई, क्योंकि जब भी बॉम्ब के बारे में बात करते हैं आप लोगों ने देखा होगा उसकी हरकतें कि मैं बॉम्ब फोड़ दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो मुझे एकदम इसका चेहरा याद आ गया। अभी समझते हैं मुद्दा क्या है। ये तो एनरिचमेंट का पूरा प्रोसीजर आप लोगों ने समझ लिया, कैसे कैसे पूरा एनरिच किया जाता है। अब ये पूरा डील क्या है, तो इसी एनरिचमेंट के इर्द गिर्द आप लोगों को घूमती हुई नजर आएगी कि एनरिचमेंट यूएसए कहता है कि ईरान को ये करना है, पर ईरान यहां पर इसको करने के लिए तैयार हो जाता है बॉम्ब बनाने के लिए, और यूएसए चाहता नहीं है कि यहां पर बॉम्ब बनाया जाए इस तरीके से। तो इसके चलते ये एक ऐसी डील साइन की गई काफी सीक्रेट तरीके से। यहां पर जो बराक ओबामा थे और हसन रूहानी थे, ये दो यहां पर लीडर थे, तो दोनों के बीच में याराना हुआ। बराक ओबामा ने बोला यार नंबर तो लाओ, हसन रूहानी का बहुत दिन हो गए बात करनी है। तो हसन रूहानी का नंबर मिला, इसने बोला और भाई क्या हाल है, इसने बोला यार हाल तो ठीक ठाक है, तुम सुनाओ क्या चल रहा है। तो हसन रूहानी भाई साहब बोलते हैं कि यार देखो कुछ सॉल्यूशन किया जा सकता है क्या। बराक ओबामा बोलते हैं यार मैं भी वही सोच रहा हूं जो तुम सोच रहे हो। तो दोनों ने मिलकर बात की, तो बात करने के बाद में पता चला कि दोनों का सेम ही टाइप की थिंकिंग प्रोसीजर है। तो दोनों एक ही काम करना चाहते हैं। ईरान भी चाहता है कि वो यहाँ पर अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाए, ईरान भी चाहता है कि यहाँ पर लोगों को जॉब, एक तरीके से जॉब मिले, ईरान भी चाहता है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो काफी कम हो जाए, ईरान भी चाहता है इसके ऊपर जो सैंक्शन लगे हुए वो कम हो जाए, और यूएसए चाहता है कि ये बम न बनाए। तो दोनों के बीच में डील साइन की गई, यहाँ पर काफी सीक्रेट तरीके से ये डील को आगे लेकर चले। तो दोनों मिले, फिर चलो यार पार्टी करते हैं, मिलते हैं, तो दोनों ने डील साइन कर ली। पर लेकिन जब यहाँ पर इनका डील का ये प्रोसीजर चल रहा था, उसी टाइम पर कहीं और आग लग रही थी, और वो आग लग रही थी बेसिकली कहां पर, ये है डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप के दिल में आग लग रही थी, उसको ये सारी चीजें पसंद नहीं आ रही थी। उसको पसंद न आने के बेसिकली कई सारे रीजन आप लोग बोल सकते हैं। एक तो इजराइल के साथ में जो रिलेशन है यहाँ पर यूएसए के, वो काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं यहाँ पर। तो उसके चलते यहाँ पर खासकर डोनाल्ड ट्रंप है वो बिजनेसमैन प्रवृत्ति के आदमी है, और इजराइल के काफी सारे ह्यूज इन्वेस्टमेंट यूएसए के अंदर देखने को मिलते हैं। और जो ओबामा की पार्टी है वो है डेमोक्रेटिक पार्टी, और जो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी है। तो इनका भी एक अलग ही रवैया रहता है। मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो थोड़ा लिबरल रवैया रखती है ईरान की तरफ को, और जो ओबामा की पार्टी जो यहाँ पर ये बेसिकली जो लिबरल पार्टी है यहाँ पर, ये इसकी थोड़ा सा मतलब रिपब्लिकन पार्टी है वो थोड़ा सा अलग रवैया रखती है इनकी तरफ को। तो डील साइन की गई जैसे तैसे यहाँ पर लेकर, तो उसी के साथ में यहाँ पर फिर क्या हुआ, ओबामा साहब जो है यहाँ पर इनकी पार्टी हार गई। इनकी पार्टी हारी तो फिर पावर में आ गए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप साहब। सबसे पहले आते इन्होंने बोला कि पहले इसको साइड में करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने आते ही सबसे पहले ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकल गए। तो ये काफी ज्यादा झटका लगा ईरान को, यार ये क्या हो गया। और सबसे बड़ा झटका उनको लगा जो शादी में गए हुए थे, बेसिकली शादी में गए थे, मतलब कि जब ये डील साइन हुई तो अकेला ईरान तो यहाँ पर था नहीं, और भी कई सारे यार दोस्त रिश्तेदार थे। तो वो जो यार दोस्त रिश्तेदार थे उनको काफी बड़ा झटका लगा। अब ये यार दोस्त रिश्तेदार कौन कौन थे, तो ये थे P5+1, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, यूके, यूनाइटेड स्टेट, और इसी के साथ में यूरोपियन यूनियन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग EU बोलते हैं। तो शादी में ये भी गए हुए थे। 2013 से लेकर 2015 तक काफी लंबा एक प्रोसीजर चला। पहले देखने गए दुल्हन को, उसके बाद में चीजें आगे बढ़ी और फिर शादी करा दी। पर शादी कराने के बाद में पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यहां से बाहर निकल गए। शादी कराने में बिचौलिया था कौन, वो था ओमन ने इनकी शादी कराई। और यहां पर जब ओबामा और जो बेसिकली ईरान के जो यहां पर हसन रूहानी साहब थे मिले, तो इसके चलते क्या था, बहुत ही लंबे समय से एक मिसट्रस्ट चला हुआ रहा था। तो मिसट्रस्ट भी इनके द्वारा दूर किया गया। 1979 में याद रखिएगा, ईरान यहां पर इस्लामिक रिवॉल्यूशन भी कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछ जाता है।
तो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है यहाँ पर, इसमें ये बोल जाएगा कि अब भाई साहब ईरान जो है वो क्या करेगा, अपना जो भी मटेरियल है उसको यूज करेगा ओनली बिजली बनाने के लिए, ठीक है। तो यानी कि बॉम्ब बनाने के लिए यूज नहीं करेगा, बस बिजली बनाने के लिए यूज करेगा। ईरान ने बोला यार वैसे मुझे बॉम्ब बना के करना ही क्या है, तुम यार ये सैंक्शन वैंक्शन हटाओ मेरे ऊपर से, हम अपना बिजली बनाएंगे और अपनी जनता को फायदा पहुंचाएंगे और अपना देश के अंदर अच्छे अच्छे काम करेंगे। तो सारी चीजें यहां पर स्टार्ट हो गई। तो इसके चलते यहां पर एनरिच का प्रोग्राम इन्होंने वो किया, तो फिर ये बोले कि ठीक है हम तुम्हारे ऊपर से सैंक्शन उठाएंगे। तो ये बातें चलती रही और आगे बढ़ती रही, तो उसके चलते चीजें आगे बढ़ती रही काफी लार्ज स्केल पर लेकिन हुआ क्या यहाँ पर, जैसे मैंने बताया अभी, ये डील यहाँ पर पहुंची तो पर लेकिन प्रेसिडेंट जो बराक ओबामा है इस डील को यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी यानी कि जो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी थी उसकी पार्टी से काफी क्रिटिसिज्म यहाँ पर फेस करना पड़ा। और यहाँ पर जो न्यूक्लियर डील थी उसको इंप्लीमेंट तो कर दिया उन्होंने, पर लेकिन उसको रेटिफाई नहीं कर पाए, यानी कि पार्लियामेंट से पास कराना होता ना वो नहीं करा पाए। पर फिर भी प्रेसिडेंट है तो हाथ में पावर तो थी, तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को लेकर इन्होंने जो भी सैंक्शन लगा रखे थे ईरान पर वो सैंक्शन हटा दिए। तो इन्होंने क्या काम किया, डील वैसे तो पास करा नहीं पाए पार्लियामेंट से, पर लेकिन जो सैंक्शन थे वो सैंक्शन इन्होंने यहां से हटा दिए, एक तरीके से उनको शांत कर दिया। तो ये बात जो थी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को पसंद नहीं आई और इन्होंने इसको पूरा इलेक्शन का मुद्दा भी बनाया, जिसके चलते इनको काफी फायदा भी हुआ इसका। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बन गए और इन्होंने बोला ये काफी हॉरेबल और वन साइडेड डील है और मैं इसमें से बाहर निकलूंगा, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो यहां पर इस डील को बोलने लगे कि ये बिल्कुल अखंड गुनहगार डील है और मैं इस डील का पार्ट नहीं बनूंगा। तो वो इससे तुरंत यहां पर बाहर निकल गए। तो जैसे ही यहां पर बाहर निकले, अब भाई साहब जो शादी में गए हुए थे यूरोपियन यूनियन और जो उसके अलाई मेंबर शादी में नहीं गए थे, यानी शादी में उनको लगा यार ये तो शादी मतलब टूट गई, ये तो मजा नहीं आया यार, हम तो मतलब शादी में गए थे। हालांकि आज के डेट में अलग है, वो आज के डेट में दुनिया खुश होती है अगर कुछ ऐसी हरकतें देखने को मिलती है तो यहां पर इसके चलते इनके द्वारा ये बोला गया यूएसए के द्वारा कि यार ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि डील जो है वो साइन की गई थी सबके साथ मिलकर और तुम अकेले बाहर कैसे निकल गए, मतलब जो दूसरी कंट्री बोल रही है यूएसए को, ठीक है, अकेले बाहर कैसे निकल गए। और इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसकी देखरेख में काम होता है अच्छे से कि हाँ बिल्कुल सही काम चल रहा है सारा। यानी कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो यूएसए के द्वारा सैंक्शन लगा दिए गए यहाँ पर ईरान के ऊपर और अपने आप ही आनन फानन में बाहर निकल गया, तो जो दूसरी कंट्री थी वो भी गुस्सा हो गए, यार ये तो कोई बात नहीं हुई, मतलब सामने वाला जो है वो सारे काम कर रहा है ईरान अच्छे से और तुम डील से बाहर निकल गए। तो इसके चलते यहां पर दिक्कतें देखने को मिली। तो यूएसए ने क्या किया, फिर से सैंक्शन लगा दिए ईरान के बैंक के ऊपर सारे, यानी कि ईरान के जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थे वो रोक दिए। तो ईरान भाई साहब सदमे में आ गया। तो ईरान गया इन कंट्री के पास में, यार देखो तुमने डील साइन करवाई थी, उन्हें कहते हैं जब शादी टूटने लगते तो बिचौलियों को बुलाते हैं, तो बिचौलियों के पास में गया कि बताओ यार अब क्या करना है। तो ये E3 कंट्री जो है जिसमें फ्रांस, जर्मनी और यूके आता है, इन्होंने बोला कि तेरे लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन करेंगे। तो ये जो सोल्यूशन किया गया वो सॉल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जाता है कई बार। इसको बोलते हैं यहां पर INSTEX, ठीक है। तो INSTEX सॉरी यार गला पकड़ने लगता है कई बार। तो यहां पर INSTEX है, यहां पर इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। तो स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया कि ठीक है यार वो तुम्हारे बैंक पर अगर यहां पर एक तरीके से सैंक्शन लगा रहा है और बोल रहा है हमारा डॉलर आप लोगों को यूज नहीं करना है, और अगर कोई और भी यहां पर अगर कोशिश करेगा ईरान के साथ में रिलेशन बनाना उसके ऊपर भी सैंक्शन लगाएगा अगर कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन करेगा। तो ये इससे दादागिरी चलाता है, ऐसी जगह आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, मतलब ताकतवर है तो कुछ भी करेगा। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर जो E3 कंट्री है उन्होंने सोल्यूशन ढूंढ लिया। सोल्यूशन तो हर एक चीज का है, तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज, जिसको INSTEX याद रखिएगा, इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जो कि इनके ट्रेड को सपोर्ट करेगा और बिना इनका बैंकिंग सिस्टम को यूज किए हुए, यानी कि ना पैसा कहीं जाएगा ना बैंकिंग सिस्टम यूज होगा, तो फिर कैसे काम चलेगा समझ लेते हैं। जैसे ईरान जो है वो यूरोपियन जो कंपनीज है उनको अपना तेल या फिर जो भी सामान है उसके पास में वो एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब ये कंपनी जो है यहाँ पर जिनके पास में यहाँ पर ये सामान जाएगा, ये क्या करेंगे यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के अंदर जो भी बैंक है, ठीक है, तो वहां पर उसमें इनका एक्सचेंज चलेगा, वहां पर पैसा जाएगा और वहां से एक तरीके से क्या करेंगे, मान लीजिए इन्होंने क्या किया, जो यहाँ पर तेल गया तो तेल के पैसे तो देने इनको, तो तेल के पैसे न देकर ये क्या करेंगे, इसके बदले में यहाँ पर ये बेसिकली इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर मेडिसिन वगैरह या फिर जो भी गुड्स वगैरह है, यानी कि पैसे में काम ही खत्म हो गया एक तरीके से। ये INSTEX जो है आप लोग मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो बार्टर सिस्टम हो गया। बार्टर सिस्टम मतलब बार्टर सिस्टम वही सिस्टम है कि एक तरीके से एक इंसान के पास में है आलू और दूसरे के पास में है टमाटर या फिर एक के पास में है छोले भी, ठीक है, तो तीनों मिल जाओ, आलू टमाटर छोले बना लो भाई साहब, जो भी सुटेबल लगे आप लोगों को, और खाओ मजे में। तो कहने का मतलब यह कि एक दूसरे के साथ में शेयर कर लेना, करेंसी का यूज न करना, अपनी जो कमोडिटी है उसी को करेंसी बना देना कि मेरे पास में ये है तुम ये ले लो और मुझे वो दे दो। तो वो सिस्टम यहां पर इनके द्वारा यूज करने की कोशिश की गई। पर लेकिन यार ऐसा सिस्टम यूज करते हैं ना उसकी लिमिटेशन होती है, ठीक है, क्योंकि पता चला आप लोगों के पास में आलू है, सामने वाले को तो टमाटर नहीं चाहिए, ठीक है, उसको तो पराठे बनाने हैं उन आलू के, तो वो आप लोग के टमाटर का क्या करेगा, तो ये दिक्कतें देखने को मिल जाएगी। तो इससे चलते यहाँ पर ऐसा ही कुछ फंडा देखने को मिला। E3 की जो EU की जो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं जो सिस्टम था ये फेल होता हुआ नजर आया और इसके चलते यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली तेहरान को। अब यहाँ पर इसको यार ये लगा
यार मैंने तो कुछ किया भी नहीं है और ये सारे लपेट के बैठ गए मुझे। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर यूरोपियन यूनियन देखता रहा दूर से, और यहाँ पर पहले बराक ओबामा थे, फिर डोनाल्ड ट्रंप थे, अब जो बाइडेन भी यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर ईरान की खस्ताई हालत रही। अच्छा, ईरान के जो प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है, इनका नाम पता है आप लोगों को? चलिए बताइए, देखता हूँ किस चीज को पता है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ईरान ने क्या किया, ईरान बोला कि ठीक है तुम अगर ये हरकतें कर रहे हो तो भाई साहब अब हम लोग अपनी बिजली तो बनाएंगे और इससे बम भी बनाएंगे, अब तुमको उखाड़ना है जो उखाड़ लेना, हम इस पे बम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इन्होंने बम की तरफ को बढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो यहां पर फिर ईरान के ऊपर और ज्यादा सैंक्शन लगाने स्टार्ट कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना था कि जितने सैंक्शन लगा दो, इतने सैंक्शन लगा दो कि सामने वाला टूट जाए। तो ये हरकतें डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई। तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इसलिए दुनिया भर के सैंक्शन जो थे वो यहां पर ईरान के ऊपर इंपोज कर दिए, ताकि ईरान को जो है वो ब्रेक डाउन किया जा सके। ऐसी हरकतें डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई। और यही सारी चीजें देखते हुए ईरान भी एक तरीके से अपने पर आगे होने के, सामने वाला अड़ जाए तो जब इंसान जब घूम जाता है सर कि यार इसने तो हद ही कर दी, बदतमीजी किया जा रहा है, तो फिर सामने वाला भी आकर अड़ जाता है कि अब देखता हूं तू क्या करेगा। तो ईरान भी अड़ गया। तो अड़ गया ईरान भी, तो तब से चल के फिर यहां पर जब ये अड़े रहे 4 साल तक, यानी कि 2016 से लेके 2020 तक यहां पर जो अभी डोनाल्ड ट्रंप एंजॉय करके गए प्रेसिडेंट की कुर्सी, तो फिर यहां पर जो बाइडेन आ गए। अब जो बाइडेन जो है वो इस डील को थोड़ा आगे लेकर चलना चाहते हैं, पर लेकिन इनका बिल्कुल ऐसा मुद्दा चल रहा है जैसे इसने कोई स्टार्टिंग में मिलता है कर, स्टार्टिंग में मिलता है नहीं, कोई रिश्ता बनाना है किसी को एक दूसरे के साथ में कि हाँ चलो ठीक है लड़का लड़की बात कर लें, तो दोनों खड़े हुए हैं लड़का लड़की आपस में, लड़की सोच रही है पहले लड़का कुछ बोलेगा और लड़का सोच रहा है पहले लड़की कुछ बोलेगी, दोनों बात ही नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है। मतलब ईरान चाहता है कि इसके ऊपर से पहले सैंक्शन हट जाए, तो ये पहले यहां पर इसको जो एनरिचमेंट करना स्टार्ट किया तब इसको कम करे। यूएसए चाहता है पहले ये एनरिचमेंट करना कम कर दे तो फिर मैं इसके ऊपर से सैंक्शन हटाऊं। अरे भाई साहब दोनों मिलकर बैठ जाओ ना, क्या फालतू की बातें कर रहे हो यार, बच्चों वाली बातें। अरे दोनों मिलकर बोलो कि एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हरकतें देखने को मिलेगी। तो ये तो पूरी राम कहानी मैंने इनकी बता दी, जो इनकी मियां बीवी की लड़ाई चल रही है। तो ये लड़ाई चलती रहती है जब तक यहां पर कोर्ट में ना पहुंच जाए सर फोड़कर, तब तक आप लोग उसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर ये हरकतें हैं। आगे बात करता हूं ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट है। यार हमारे ऊपर इसका काफी ह्यूज इंपैक्ट पड़ता है। अगर चीजें यहां पर सुधर जाती हैं तो सबसे बड़ा बात तो यह कि रीजनल कनेक्टिविटी बन जाएगी। मतलब क्या है, ईरान जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, खासकर अगर बात करें बंदर अब्बास पोर्ट है, याद रखिएगा इसके बारे में, जो बेसिकली यहां पर जो स्टेट ऑफ हार्मुज है, ये स्टेट ऑफ हार्मुज जो कि पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमन के साथ में कनेक्ट करता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। एक है यहां पर चाबहार पोर्ट, तो यहां पर ये पोर्ट जो है इंडिया अच्छे से यूज कर पाएगा और यूएसए के सैंक्शन से यहां पर बच पाएगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा यहां पर एक और एरिया जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट, यहां पर ट्रांजिट कॉरिडोर, ठीक है। तो ये क्या है, यहां पर इंडिया कोशिश करता है कि इंटरनेशनल लेवल पर कनेक्टिविटी बनाई जाए इसके थ्रू, खासकर जो सेंट्रल एशियन कंट्री है उनके साथ में, और यूरोपियन से होता हुआ यहां तक ये कनेक्टिविटी बनाई जाए। तो ये काफी स्टैंडर्ड रूट हो जाता है, तो आने जाने का व्यापार बढ़ेगा, तो काफी फायदा देखने को मिलेगा। चाबहार पोर्ट के थ्रू होता हुआ इंडिया अफगानिस्तान में भी एंट्री करता है रजनीकांत की तरीके से, पाकिस्तान को यहां पर ओवरलैप करके। तो ये भी अच्छा है तरीका कि ऑल्टरनेटिव रूट बन गया। तो ये तभी होता है जब यहां पर यूएसए सैंक्शन न लगाए। क्यों? क्योंकि एक तो S-400 पर यूएसए सैंक्शन लगाता है, और दूसरा यहां पर यूएसए का सैंक्शन आप लोगों को इस पर भी देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं बेसिकली कार्डसा, ठीक है। यानी कि यहां पर अगर ईरान के साथ में हम लोग ज्यादा व्यापार करते हैं तो यहां पर यूएसए की जो काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट है, इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई यूएसए का दोस्त किसी और के साथ में यहां पर व्यापार करता है तो ये क्या करेगा, यूएसए अपने दोस्त के ऊपर सैंक्शन लगा देगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसी है जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ में रहता है तो कहता है नहीं हम दोनों ही दोस्त रहेंगे, तो किसी और के साथ में दोस्ती मत करना। तो हरकतें हैं, तो इससे इंडिया को दिक्कत देखने को मिलती है। तो इंडिया ने अपना काफी लार्ज स्केल पर जैसे ऑयल वगैरह खरीदा करता था वो ईरान से कम भी कर दिया, उसके नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिले। क्यों? क्योंकि ईरान जो है वो चाइना की गोद में जाकर बैठ गया। तो सारी हर एक कोई ना कोई दिक्कत किसी न किसी चीज की देखने को मिलती है। तो अब यहां पर अगर इनके बीच में रिलेशन बढ़ते हैं और ईरान न्यूक्लियर डील आगे बढ़ती है तो सस्ता तेल मिल जाएगा, एनर्जी सिक्योरिटी हमारे देश की अच्छी रहेगी, तो ये अच्छा रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, हमारे देश में 85% हम लोग लगभग आज के डेट में क्रूड ऑयल खरीदते हैं। क्या आप लोगों को पता है नेचुरल गैस जो है वो बाहर से कितना खरीद कर लेकर आते हैं, ठीक है। बताइए, अभी 2 दिन पहले आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों के सामने यहां पर आएंगे जो कि प्रीलिम्स के लिए आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहले तो बात की जा रही है यहां पर हरिद्वार के अंदर अभी जो हेट स्पीच वाला मुद्दा देखने को मिला, उसके चलते यहां पर 2 और लोगों को जो है वो बुक कर लिया गया है, तो उसकी वजह से यहां पर ये इश्यू देखने को मिल रहा है। तो हेट स्पीच के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर बात करें तो जिस तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप लोगों को देखने को मिलता है आर्टिकल 19 के तहत, ऐसे यहां पर ये एक एक्सेप्शन है कि हाँ इंसान जो है वो हेट स्पीच फैला रहा है, तो ये भी इसी के अंदर आता है, पर लेकिन ये एक एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है कि हाँ इंसान को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। अगर कोई ऐसी हरकतें करता हुआ पाया जाता है तो सेक्शन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 153A, ये इसी के साथ में 153B इंडियन पिनल कोड का, कोई ऐसी हरकतें करता है तो नहीं कर सकता है। आउटरीच अगर देखने को कहीं पर मिल रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है रिलीजियस मैटर का,
तो ये भी इंडियन पिनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 295 आप लोगों को देखने को मिलेगा। और सेक्शन 505 और 50521 ये भी यहाँ पर बात करते हैं कोई सर्कुलेशन में अगर ऐसी हरकतें करते हैं तो वो भी यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। इवन हमारे जो नेता हैं उनको भी यहाँ पर रोका जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के थ्रू कि कोई ऐसी हरकतें न करें। तो ये 1951 का है। और यहां पर कोई भी ऐसा रिलीजन के नाम पर, रेस के नाम पर ये कोई ऐसी हरकतें न करे। तो ये कई सारे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो हेट स्पीच के बारे में एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए। हालांकि मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में जो नैनो मैगजीन वाला है उसमें भी ये सारी चीजें मैंने डिटेल में कवर की थी, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पर अंबाला के अंदर काफी एक दुखद घटना देखने को मिली, जो यहाँ पर जीसस क्राइस्ट की जो स्टैच्यू थी यहाँ पर उसको वेंडलाइज कर दिया गया, यानी कि उसको तोड़ दिया गया। तो ये मुद्दे हमारे देश में कहीं ना कहीं सौहार्दपूर्ण जो माहौल है उसको बिगाड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो यूथ है जिनके द्वारा बोला गया कि वो रोक रहे थे कि कोई भी यहाँ पर क्रिसमस को सेलिब्रेट न करें। अगर ऐसे इंसिडेंट देश के अंदर देखने को मिलते हैं तो फिर दिक्कतें ये निकल के आती हैं कि ये लगने लगता है कि हमारे देश में जो है माइनॉरिटी जो है वो खतरे में है और इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारी इंसल्ट होने लगती है। तो ऐसा मुद्दा अगर निकल कर आता है तो ये काफी ज्यादा एक खतरनाक मुद्दा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये कैसे इशू होते हैं जिनके बारे में आप लोग मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारी कंट्री में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनका नाम है एनवी रमन साहब। एनवी रमन साहब के द्वारा यहाँ पर ये बोला गया कि एग्जीक्यूटिव जो है आज के डेट में वो डिसरेस्पेक्ट कर रही है कोर्ट की। हम लोग बोलते हैं ये काम मत करो तो वो काम करते हैं, हम लोग बोलते हैं ऐसा करो तो वो ऐसा करते हैं। तो स्टेटमेंट जो बोले गए यहाँ पर स्टेटमेंट अगेंस्ट कोलिजियम सिस्टम की एक तरीके से प्रोपोगेट, ये एक मिथ है कि कोलिजियम सिस्टम जो है सारी पावर हमारी हाथ में है। जज को अपॉइंटमेंट करने की जब बात आती है तो वो उसके ऊपर रोक कर बैठ जाते हैं, हमारे हाथ में कहां से पावर है, हम लोग काम को कर ही नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लंबे समय तक बहुत सारी जो चीजें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, तो बहुत सारी ऐसी बातें इनके द्वारा बोली गई, अपना गुस्सा इनके द्वारा निकाला गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसी बातें हैं कि कहीं ना कहीं एक बैलेंस होना चाहिए जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में, और वह जरूरी भी है कि अपने अपने दायरे में रहकर दोनों काम करें, तो उसी से चीजें आगे बढ़ती नजर आती है। पर कोर्ट कुछ भी बोलता है उसको इंप्लीमेंट करती हुई गवर्नमेंट नहीं नजर आती है, तो ये चीजें भी देखने को मिल रही है। आगे बात करें, यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक तरीके से यहाँ पर जो फिर से हम लोग फार्म लॉ लेकर नहीं आएंगे, यानी कि कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि जैसे इलेक्शन खत्म होंगे फिर से यहाँ पर फार्म लॉ लेकर आ जाएगा, पर लेकिन गवर्नमेंट ये बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग फार्म लॉ वगैरह लेकर नहीं आने वाले, ठीक है। चलिए जो भी है, यहाँ पर बात की जा रही है पॉइंट कैलामेर सेंचुरी के बारे में। तो ये एक माइग्रेटरी बर्ड सेंचुरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये कहां पर है, ये आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली नजर आएगी चेन्नई के अंदर में। तो इसका एरिया बढ़ाने की बात की जा रही है 28,000 जो एक तरीके से एरिया इसका प्लान की जा रही है, ठीक है, हेक्टेयर और बढ़ाने की, ताकि यहाँ पर और चीजें जो है वो आराम से चल सके। तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं तो एक सेंचुरी के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। एंटी अपार्थाइड जो मूवमेंट था, बेसिकली रंग भेद की नीति के बारे में आप लोगों ने सुना। तो यहाँ पर एक लीडर थे जिसने काफी बड़ा रोल प्ले किया। तो ये जो लीडर है अभी हमारे बीच में यहाँ पर नहीं रहे। अगर बात करें एक और आर्टिकल है इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर, तो यहाँ पर ये देखिए दलाई लामा के साथ में और यहाँ पर इसी के साथ में नेल्सन मंडेला के साथ में भी इनकी पिक्चर है। तो अभी ये हमारे बीच में नहीं रहे। तो इनका नाम जो है यहाँ पर नाम है इनका आर्क बिशप डेसमंड टिट्टू। तो टिट्टू कम से कम आप लोग याद रखना, ठीक है। उन्हें देखिए आप लोगों ने मूवी देखी होगी सुल्तान, टिट्टू की शादी में चलेंगे टिट्टू, ठीक है। तो उसके नाम से याद रख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन हो तो आप लोग उसका आंसर दे सको। नोबेल पीस प्राइज यहाँ पर इनको मिला था, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर बात करें माइनॉरिटी के लिए इनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया। तो 1984 में जो टिट्टू को नोबेल पीस प्राइज मिला था, नॉन वायलेंस जो अपोर्थाइड के खिलाफ इनके द्वारा काम किया गया, यानी गांधी जी की आइडियोलॉजी को फॉलो इनके द्वारा करके चला गया, ठीक है। तो किस तरीके से चीजें लेकर चलनी है, तो इनके द्वारा ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन को भी सेटअप किया गया, ताकि कोई भी ऐसी एट्रोसिटी देखने को न मिले यहाँ पर, जब उस टाइम पर उल्टी सीधी हरकतें देखने को मिल रही थी। अपार्थाइड में क्या था, क्या आकर बात की जाए, ये साउथ अफ्रीका के जैसे अंदर आप लोग जाओगे, पर्टिकुलर अगर साउथ अफ्रीका के अंदर आप लोग जाओगे तो यहाँ पर ये हरकतें बेसिकली देखने को मिलती थी। तो साउथ अफ्रीका ये पर्टिकुलर एरिया आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हरकतें निकल कर आती थी, यहाँ पर रंग भेद की नीति थी। इवन अपने देश के अंदर भी अगर आप लोगों ने देखा होगा, लिखा जाता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, यानी कि हमको जो है कुत्तों के साथ में कंपेयर किया जाता था अंग्रेजों के टाइम पर। तो ऐसी भी हरकतें देखने को मिलती थी। तो अंग्रेज हर जगह अपने आप को सुपीरियर मानते थे। हालांकि सुपीरियरिटी जो है उनकी झड़ गई है आज के डेट में आके, पर लेकिन पहले इनके द्वारा बड़ी हरकतें की जा रही है। तो साउथ अफ्रीका आप लोग यहाँ पर देखते हैं, जो पर्टिकुलर लोकेशन आप लोगों के सामने यहाँ पर, ठीक है। ऊपर यहाँ पर नामीबिया हो गया, बोट्सवाना हो गया और मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे ये टच करता है, ठीक है। बाकी इसके अंदर कंट्री आप लोगों को स्वाजीलैंड और लिसोथो भी देखने को मिलती है, ये इसी के अंदर है, ठीक है। तो कई बार कंफ्यूजन में आप लोग आ जाते हैं। अपार्थाइड जो यहाँ पर ये लॉ लेकर आया गया, तो बोला गया कि प्रोहिबिट करना है मैरिज यहाँ पर बेसिकली व्हाइट और जो ब्लैक लोग होते हैं उनके बीच में, ठीक है। एडल्ट्री को भी यहाँ पर रोका गया, कोई एक दूसरे के साथ में काला और गोरा पुरुष जो है वो संबंध नहीं बना सकता है। इसी के साथ में रेशियल क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है, फोर्स सेपरेशन किया गया दोनों को। इसी के साथ में यहाँ पर स्किल जो वर्क है कैसे कैसे परफॉर्म करना है, तो कोई ब्लैक ऑक्यूपेशन नहीं मिलेगा यहाँ पर व्हाइट के घर में। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे यार बिना सर पैर वाले, ठीक है। तालिबान ने और ज्यादा इंपोज कर दिया यहाँ पर बैन वुमेन के ऊपर। तो आप लोग समझ ही रहे हैं तालिबान कैसी हरकतें कर रहे हैं। इसकी हरकतें अब दायरा पार कर रही हैं, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। इजराइल के द्वारा अभी यहाँ पर प्लान किया गया
बेसिकली डबल करने के लिए गोलन हाइट में सेटलमेंट। गोलन हाइट काफी इंपॉर्टेंट इशू आप लोगों के सामने निकल कर आता है। जब इजराइल के अंदर आप लोग जाएंगे तो गोलन हाइट आप लोगों को देखने को मिलेगा। गोलन हाइट अगर क्वेश्चन पूछ ले आप लोगों से तो सीरिया का पार्ट था, पर लेकिन यहां पर इजराइल के द्वारा ये हड़प लिया गया 1967 में, ठीक है। तो यहां पर ये इसके पास में है, तब से इजराइल के पास में, और इजराइल यहां पर अपने सेटलमेंट जो है बढ़ाता रहता है। इसी के साथ में सी ऑफ ये है यहां पर गालिली, ठीक है। तो सी ऑफ गालिली अगर कोई आप लोगों से पूछे तो गोलन हाइट के और इजराइल के बीच में देखने को मिलते हैं। हालांकि इजराइली बोलिएगा अब तो, क्योंकि इस गोलन हाइट भी इजराइल का ही पार्ट है, तो कोई मुद्दा ही नहीं रह गया, तो एक अलग ही मुद्दा बन गया। अब तो वो वाली बात ही नहीं रही कि हम लोग बोले कि इसका पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कई सारे ऐसे इश्यूज रहते हैं जिनको आप लोग थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो क्वेश्चन निकाल पाएंगे, ठीक है। आगे बात करें, यहां पर बात की जा रही है पैनल के द्वारा कि यहां पर मैटर देखा जाए AFSPA आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को कैसे देखा जाए, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो यहां पर जीएस पेपर 2 और 3 के अंदर आप लोगों को चीजें देखने को मिलती हैं। अभी यहां पर क्या किया जा रहा है कि आर्म फोर्स के द्वारा अभी जो 13 लोगों की जान गई नागालैंड के अंदर में, तो उसके चलते यहां पर ये निकल के आ रही है चीजें कि कैसे इसको टैकल करना है। तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लाने की कोशिश की जा रही है कि चीजों को यहां पर रोका जा सके। तो सॉरी, ये एक्ट है, इसको विड्रॉ करने के लिए यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। तो एक कमेटी बनाई जा रही है यहां पर। अभी देखते हैं कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी रहेंगे बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के। इसी के साथ में यहां पर नागालैंड के चीफ सेक्रेटरी रहेंगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहेंगे। तो ये मिलकर प्लान बनाएंगे कैसे शांति बनाकर रखनी है और कैसे चीजों को आगे लेकर चलना है। क्योंकि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा प्रोटेस्ट आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है इसको लेकर। इवन यहां पर काफी मास प्रोटेस्ट भी यहां पर देखने को मिला कि यहां पर इसको लेकर नहीं आना है। और एक बार तो काफी ज्यादा इंसल्ट हो गई थी पूरे देश की, जब महिलाएं जो है बिल्कुल नग्न अवस्था में आ गई थी यहां पर आर्म फोर्स पावर एक्ट का अपोज करने के लिए। तो ये काफी एक नेगेटिव इंपैक्ट हमारे ऊपर देखने को मिला था। ऐसा नहीं है पहली बार है यहां पर, ये आजादी के पहले था हमारे देश में, जब क्विट इंडिया मूवमेंट चला था महात्मा गांधी जी का, उसको सप्रेस करने के लिए इसको लाया गया था। फिर आगे चलकर और कई सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिली। वायसराय लिंगलित गोजो थे, ठीक है, तो उनके द्वारा यहां पर आर्म फोर्स स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस लाया गया। और फिर आगे चल के आजादी के बाद भी बंगाल, आसाम, ईस्ट बंगाल, इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमारे देश में इसको लेकर आया गया, जिसको हम लोगों ने अफस्पा बोला, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। पार्लियामेंट के द्वारा भी इसको पास कर दिया गया, अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट किया गया। कभी भी हद तक पंजाब में भी रहा, यहां पर जब पंजाब में दंगे भड़के थे उस टाइम पर चीजें आप लोगों को देखने को मिली। तो ये पूरा इशू आप लोग इसके बारे में समझ सकते हैं। आर्म फोर्स को काफी पावर दी जाती है, कहां पर भी जाकर सर्च ऑपरेशन चला सकते हैं, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसी की भी प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है। तो ये सारी पावर जो देखने को मिली, उसके चलते यहां पर ये इतनी पावर दे दी गई, बोला कि ये गलत है, तो लोगों के फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, ऐसे भी इश्यूज देखने को मिले। तो एक मोटा मोटा आइडिया इसके बारे में आप लोग रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहां पर इंडिया जो है उसके बारे में बात की जा रही है। मोजाम्बिक को यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है आज की डेट में। अगर मोजाम्बिक आप लोग देखना चाहते हैं तो यहां पर एक मोजाम्बिक ये कंट्री आप लोगों को नजर आएगी, इसके बीच में मोजाम्बिक चैनल भी है। कई बार पूछ लिया जाता है किस किस के बीच में, तो मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में आप लोगों को ये मोजाम्बिक चैनल देखने को मिलेगा। तो इस कंट्री को हम लोग यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर बात करें खासकर सागर मिशन के बारे में, जब मैं आप लोगों से बात करता हूं मिशन सागर में, तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट ये माना जाता है कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। खासकर मोलदीव हो गया, ठीक है, और यहां पर मोजाम्बिक हो गया, मॉरिशस हो गया, मेडागास्कर हो गया। तो ये वो एरिया है जिसमें हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। तो हमारी कंट्री में जो इंडियन जो है हमारे देश के द्वारा यहां पर हैंड ओवर किया गया है फूड और एड वगैरह यहां पर, ताकि सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। आईएनएस जो यहां पर केसरी है उसके थ्रू यहां पर ये सामान जो है पहुंचा गया। तो मिशन सागर जो है उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, हमारी कंट्री के द्वारा ये इंडियन ओशन में एक सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम हमारे द्वारा किया जाता है, ठीक है। एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन 5 चाइनीज जो गुड्स हैं, यानी कि चाइना के 5 गुड्स ऐसे हैं जिन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाएगी। एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब क्या होता है, हमारे देश में कोई आकर चीजों को डंप न करे, यानी कि उनके देश में जो सामान बनाया जा रहा है वो इतना सस्ता बनाया जा रहा है कि एक तरीके से हमारे देश में आकर उसको मतलब सामान को बनाने में 10 रुपए लगे, पर हमारे देश में लाकर उसको 5 रुपए का बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने देश में वो काम नहीं आ रहा है, तो चलो दूसरे देश में जाकर इसको डंप कर देते हैं। तो यानी कि उसकी कॉस्ट के भी कम जाकर अगर बेचने लगे, अपने देश से भी सस्ता हमारे देश में बेचने लगे, तो डंपिंग करना होता है। इसका मतलब क्या रहता है, देश की हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है उसको बर्बाद कर देगा। तो उसको रोकने के लिए, मान लीजिए इनका 10 रुपए का प्रोडक्ट था, इन्होंने 5 का बेचा, हम लोगों ने इसके ऊपर 15 रुपए की ड्यूटी लगा दी, अब देश के अंदर ये 20 रुपए का आएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अब इसकी अकल ठिकाने आ गई। तो ये हरकतें आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती है चाइना की। तो इसके चलते यहां पर हमारी कंट्री में जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट और जो यहां पर कस्टम है उसके द्वारा यहां पर ये ऐसी ड्यूटी लगाई जाती है जिसके चलते यहां पर इन चीजों को रोका जा सके, ठीक है। तो ये इसके बारे में याद रखिएगा। एल्यूमिनियम के गुड्स वगैरह है, केमिकल्स हैं, ठीक है, और भी कई सारी चीजें जिसके ऊपर हम लोगों ने ये स्टेप उठाया। तो ये जरूरी भी रह जाता है ऐसी जब सिचुएशन होती है। बाकी यहाँ पर ये आप लोग की सुडोकू है जो कल का उसका सोल्यूशन है, और आज का जो सुडोकू है ये आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, आप लोग की माइंड को स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। और देखता हूं कौन कौन सोल्व करता है, क्यों? क्योंकि 5 स्टार सुडोकू आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन आज के और कुछ क्वेश्चन कल के। तो यहाँ पर जो
जो यहाँ पर भगत सिंह के द्वारा काफी अच्छे आंसर दिए गए। ये बंदा काफी अच्छे आंसर लिखता है यार, आप लोग भी अच्छे से एक्सप्लेन किया करो, अच्छे से आंसर दिया करो। कई सारी जो बच्चे हैं प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर देते हो। तो सारी चीजें जो भी मैंने पूछी थी फेरन के बारे में, सारी चीजें अब्राहम अकॉर्ड के बारे में, ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर ये सारी चीजें बेमस्टिक के बारे में आप लोग देखते हैं काफी अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। तो सारी चीजें आप भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन आप लोगों से कल पूछे गए थे, इनके आंसर है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पर बेसिकली दीक्षा के द्वारा काफी अच्छे आंसर दिए गए। अटल इनोवेशन मिशन के बारे में पूछा गया था, बुल्क बैक बेट बैकर इनिशिएटिव के बारे में, रामसर साइट के बारे में मैंने पूछा था। लेटेस्ट अभी यहाँ पर पूछा था हरी, जो यहाँ पर किसके अंदर दिया गया उसको लेटेस्ट रामसर साइट का दर्जा, वो भी बता दिया। पंचायती राज सिस्टम के बारे में, ठीक है। इसी के साथ में ये पूछा था यहाँ पर बेसिकली जो ड्यूरेशन होती है इसको चिल्लाईकरण बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसी के साथ में चिल्लाइन खुर्द और चिल्लाइन जो बच्चा इनके बेबी भी बोलते हैं। ये कश्मीर के अंदर जब ठंड पड़ती है तो यहाँ पर इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो ये भी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ये कुछ आपकी वोकैबुलरी है आप लोगों के सामने। क्रिटिक यहाँ पर आलोचना आप लोग बोलते हैं बेसिकली, एडजंक्ट मतलब सहायता प्रोवाइड करना, डेप्रिवेशन हानि आप लोग बोल सकते हैं किसी चीज को, ठीक है, नुकसान पहुंचाना। हैसली एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर इसके चलते कि किसी चीज को एक तरीके से नहीं, एक अर्जेंसी में हरी में जल्दी जल्दी वो करना, ठीक है। स्पॉर एक तरीके से यहाँ पर प्रेरणा। तो इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन आप लोग जरूर कीजिएगा, कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। एक बच्चे के द्वारा मुझे मेल किया गया, मुझे ये भी काफी एक इंटरेस्टिंग लगा। बोला गया कि सर मुझे लगता है कि पाकिस्तान की साइड से भी वीडियो को रिपोर्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि कई बार पाकिस्तान के बारे में काफी ज्यादा क्रिटिक हो जाता हूं मैं, और चाइना के बारे में तो हो सकता है चाइना और पाकिस्तान की साइड से भी वीडियो को रिपोर्ट किया जा रहा हो। तो ऐसे भी इश्यूज आप लोग को देखने को मिल सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ऐसे भी इश्यूज आप लोग के सामने निकल कर आ सकते हैं। यू नेवर नो कि कहां पर क्या कंडीशन देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखते हैं। बाकी यहां पर अगर बात करूं, मैंने आप लोगों से बोला था पार्लियामेंट के बारे में, तो पार्लियामेंट की वर्किंग के बारे में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला कई सारे जो बिल थे वो अभी यहाँ पर पास किए गए। तो कई सारे जो बिल थे यहाँ पर कमेटी को रेफर किए गए, तो एक अच्छी बात है। नॉर्मली कमेटी को रेफर नहीं किए जाते थे उनको रिव्यू करने के लिए, तो कमेटी को रेफर किए गए, तो एक अच्छी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। कई सारे बिल लाए गए यहाँ पर, एक तरीके से बात करें तो फार्म रिपील बिल लेकर आया गया, तो ये इस तरीके से और भी 11 बिल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले। तो काफी चीजें हैं। जो लोकसभा है उसमें तो अच्छा काम किया गया, पर लेकिन राज्यसभा में फिर भी अप टू द मार्क चीजें देखने को नहीं मिली। तो ये चीजें बताने की कोशिश की जा रही है। सिटिंग के बारे में बात की जा रही है, तो सिटिंग कैसी रही? तो सिटिंग ज्यादा नहीं रही अगर देखा है तो। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात की जा रही है तो लोकसभा में ज्यादा काम हुआ एज कंपेयर टू राज्यसभा में, तो वो चीजें यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो बिल है वो पास किए जाए, क्योंकि गवर्नमेंट पावर में है तो वो पास वगैरह बिल हो ही जाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, तो इसको एक्सप्लेन करता हूं सारी की सारी टर्म। तो आंसर क्या है कि टर्मिनेशन कर देना सिटिंग का पार्लियामेंट के द्वारा इंडेफिनेट पीरियड के लिए। तो क्या आप लोग बोलोगे इसको? सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं एडजन साइनेडाई। तो इसको आप लोग समझिए, तो सारे कंफ्यूजन आप लोगों के दूर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं एडजर्नमेंट के बारे में। एडजर्नमेंट का मतलब होता है चीजों को सस्पेंड कर देना, पर लेकिन इस तरीके से सस्पेंड करना कि बता देना फिर से मिलेंगे, यानी कि हम है राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। तो यानी कहने का मतलब ये कि चलते चलते कब मिलोगे, कि भाई साहब अगले हफ्ते मिलेंगे। तो बोल दिया ठीक है अगले हफ्ते मिलेंगे, तो सेशन टर्मिनेट तो कर दिया है, पर लेकिन स्पेसिफिक टाइम के लिए क्या है? वो टाइम 1 घंटा भी हो सकता है, वो टाइम 1 दिन भी हो सकता है, वो टाइम कई सारे वीक्स भी हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि चाहे वो टाइम कुछ भी गना हो, 1 घंटा हो, 1 दिन हो, या कुछ दिन हो, कुछ महीने हो, पर लेकिन पता रहेगा कि उस दिन मिलेंगे भाई साहब। डेट फिक्स कर दी कि आज मिलेंगे, तो डेट टाइम फिक्स कर दिया, तो यहाँ पर कैंडल लाइट डिनर किया जाएगा उस दिन मिलेंगे जिस दिन भी मिलेंगे। तो ये ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। डिसाइड कौन करता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहता है हाउस का। राज्यसभा में हो गए चेयरमैन और लोकसभा में हो गए स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो ये डिसाइड करते हैं यहाँ पर एडजर्नमेंट के बारे में। कोई कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर हो गया ना? मतलब क्या होता है, अगर फाइनल करके हम लोग बेसिकली निकल रहे हैं कि भाई साहब उस दिन मिलना है तो मिलना है, तो ये आप लोगों का एडजर्नमेंट कहलाता है। ओनली एडजर्नमेंट की कैटेगरी में यहां पर आता है। अब कुछ आगे एक और टर्म आप लोगों को देखने को मिलेगी कि एडजर्नमेंट तो बोल देते हैं, पर लेकिन यहां पर साइनेडाई भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ब्रेकअप हो गया भाई साहब, अब ये नहीं पता है कि मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे। तो उस तरीके से आप लोग याद रख लेना कि ब्रेकअप हो गया जिंदगी में, अब पता नहीं आगे कभी जिंदगी में मिलने वाले हैं या फिर नहीं मिलने वाले हैं। अगर हाँ मिलेंगे तो एक तरीके से इत्तफाकन मिलेंगे, कोई डिसाइडेड डेट नहीं होगी। तो जो इत्तफाकन होता है यहाँ पर, तो उसमें कोई डिसाइडेड डेट नहीं होती है, ठीक है, मिल लिए यहाँ पर इत्तफाकन मिल गए, तो इनडेफिनेट पीरियड के लिए यहाँ पर चले गए एक दूसरे से दूर। तो ये हो गया यहाँ पर क्या हो गया, इनडिफाइंड पीरियड के लिए चले गए यहाँ पर। तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं? इसको यहाँ पर एडजर्नमेंट बोलते हैं, बेसिकली साइनेडाई। तो ये जो है यहाँ पर पावर रहती है, ये बेसिकली प्रिजाइडिंग ऑफिसर में ही रहती है। जैसे लोकसभा में हो गए स्पीकर और राज्यसभा में हो गए चेयरमैन, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। हालांकि क्या होता है यहाँ पर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है हाउस के, वो कॉल करते हैं सिटिंग कि यहाँ पर आओ यार, उससे पहले कि डिसाइड करिए कैसे यहाँ पर मिलना है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि अगर आप लोगों से कोई पूछे यहाँ पर एडजर्नमेंट में क्या है और यहाँ पर एडजर्नमेंट साइनेडाई में क्या डिफरेंस है,
तो ये मोटा मोटा फर्क तो मैंने बता दिया। पर लेकिन जब यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कॉल करेंगे मीटिंग को दोनों हाउसेज की बिफोर द डेट और टाइम, एक तरीके से टू विच हैज बीन एडजन, जो एडजन होना है, ठीक है, और द एनी टाइम आफ्टर द हाउस हैज बीन एडजन साइनेड आई, यानी कि यहाँ पर एक डेट डिसाइड की जाती है इसके बाद में कि भाई साहब अब यहाँ पर इस तरीके चीजों को लेकर चला जाएगा। तो जब भी मिलेंगे वो बुलावा भेजा जाएगा, न्योता भेजा जाएगा, किसके द्वारा? स्पीकर के द्वारा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर है लोकसभा में स्पीकर, और राज्यसभा में कौन है यहाँ पर? चेयरमैन। तो वो न्योता भेजेंगे कि भाई साहब दावत पे आ जाना, उस दिन से यहाँ पर हंगामा खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। तो हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो ये बेसिकली वहां पर फिर से मिलेंगे। तो ये दो मुद्दे आप लोग समझिएगा ध्यान से। जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म है मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इसको भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब तक जो काम किए जाते थे वो यहां पर जो स्पीकर या फिर चेयरमैन के द्वारा किए जाते थे, पर लेकिन अब नेक्स्ट लेवल पर हम लोग पहुंच जाएंगे, इसको बोलते हैं प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन जो होता है यहां पर, इसका मतलब होता है कि टर्मिनेशन ऑफ द सेशन ऑफ हाउस, यानी कि एक जो हाउस रहता है उसका टर्मिनेशन कर देना सेशन का। अब वो हाउस में आप लोगों का लोकसभा भी हो सकता है और राज्यसभा भी हो सकता है। तो प्रेसिडेंट के हाथ में, यानी कि हमारे जो आज के में राष्ट्रपति हैं उनके हाथ में पावर है। अनुच्छेद 85A के तहत यहाँ पर 85 का 2A ये उनको पावर देता है कि टर्मिनेट कर देना बोथ द सिटिंग, यानी कि बोथ द हाउसेज की जो सिटिंग है, सेशन जो है वो टर्मिनेट कर दिए जाते हैं। यूजुअली ये काम कब होता है? जब ऑलरेडी हो चुका है कि एडजर्नमेंट हो चुका है, साइनेड आई, जब यहाँ पर ऑलरेडी जो स्पीकर है वो यहाँ पर ये ऐसा काम कर चुके होते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पर क्या होता है कि उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रेसिडेंट के यहाँ पर ये होता है कि चलो ठीक है अब तुम्हारा काम निबट गया, अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इसको प्रोरोगेशन कर देते हैं, ठीक है। तो प्रोरोगेशन मतलब यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। तो प्रोरोगेशन का मतलब है कि एक तरीके से सेशन को ही टर्मिनेट कर देना पूरा, बिल्कुल कंप्लीटली, यानी कि फाइनल जो ठप्पा लगेगा यहाँ पर वो किया जाएगा प्रोरोगेशन प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट जो है वो इशू करते हैं नोटिफिकेशन ऑफ प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन कि हाँ भाई साहब आप अपने घर जाओ, अब एंजॉय करो अपनी लाइफ को, जो भी आप लोग कर सकते हैं, और यहाँ पर फिर मिलेंगे तो आप लोगों को न्योता भेज दिया जाएगा। अगर यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो ऑल्सो प्रोरोगेट कर सकते हैं हाउस वाइल द सेशन, यानी कि ऐसा नहीं कि साइनेड आई होगा तभी प्रोरोगेट किया जाएगा। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो जब सेशन चल रहा है, काम कर रहा है, उसको तभी भी यहाँ पर एक तरीके से प्रोरोगेशन प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा सकता है। अगर यहाँ पर इस तरीके से प्रेसिडेंट कोई काम करते हैं तो ऑल पेंडिंग नोटिस जो भी रहते हैं कि ये काम उस दिन होगा, वो ऐसा होगा, ऐसी चीजें होगी, वो सारे जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। बस ओनली उनको छोड़कर जो बिल इंट्रोड्यूस किए गए हैं और वो पास नहीं हुए, उनके ऊपर डिबेट डिस्कशन चल रहा है, उनको छोड़कर सारे नोटिस कि हाँ ये होगा वो होगा, जो भी होगा कुछ नहीं होगा, ठीक है। जिनको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया जा चुका है वो माल बचेगा, बाकी सारा माल खल्लास। अब इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये RECESS, ठीक है। तो इसको बेसिकली रेसिस बोलते हैं, और नॉर्मल भाषा में आप लोग इसको बोल सकते हैं अवकाश। आप लोग नहीं बोलते रेसिस होगी, चलो खाना खाते हैं, और लंच वाला टाइम जो होता है रेसिस होता था, वो वही वाला है यहाँ पर ये। तो ये टर्म यूज किया जाता है यहाँ पर, ये बोलते हैं कि जब हाउस जो है यहाँ पर अगर उनके बारे में बात करें, ये पीरियड बिटवीन द प्रोरोगेशन, जब प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस चलता है यहाँ पर, यानी कि जब उसको टर्मिनेट कर दिया गया है, ठीक है। और इसी के चलते यहाँ पर जब न्यू सेशन होगा, यानी कि जब से प्रोरोगेट किया और जब से वहां पर होगा, तब तक जो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं उनका रेसिस चलेगा, यानी कि वो एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को, खेलेंगे कूदेंगे मस्ती करेंगे। ये यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये शब्द भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो एडजन का बता दिया, एडजर्नमेंट साइनेड आई बता दिया, प्रोरोगेशन बता दिया, रेसिस बता दिया। एक टर्म है यहाँ पर डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन का क्या मतलब होता है? डिजोल्यूशन का नॉर्मल भाषा में अगर आप लोग समझेंगे तो इसका मतलब होता है चीजों को डिसोल्व कर देना, यानी कि एक तरीके से खत्म कर देना, यानी कि उसकी लाइफ को एंड कर देना। मतलब क्या है, यहां पर अगर कोई भी सेशन आप लोगों ने टर्मिनेट किया है तो अभी भी गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, फिर से वो सेशन बुलाया जा सकता है। पर लेकिन नॉर्मली ये काम कब तब होता है जब यहाँ पर जो हाउस होता है उसका एक तरीके एक दिन खत्म हो चुके होते हैं, यानी कि अब जो है यहाँ पर क्या होगा, अब गवर्नमेंट जो है उसकी कहानी खत्म, यहाँ पर डिसोल्व कर दे यहाँ पर लोकसभा को। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन होंगे, अब इलेक्शन के बाद में फिर से यहाँ पर चुनकर आएगी, एक नई असेंबली यहाँ पर बनेगी, नए इलेक्शन के बाद में नई पावर में यहाँ पर गवर्नमेंट आएगी, तो वो होता है बेसिकली उसके बाद में। तो यहाँ पर डिसोल्यूशन हाउस का किया जाता है। ये डिसोल्यूशन आप लोगों को पता है ओनली लोकसभा में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, राज्यसभा में डिसोल्यूशन जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग यहां पर समझ सकते हैं कि डिसोल्यूशन ओनली लोकसभा में ही होता है, राज्यसभा में डिसोल्यूशन नहीं होता है। राज्यसभा को इसीलिए आप लोग एक परमानेंट हाउस भी बोलते हैं, तो राज्यसभा में परमानेंट हाउस इसीलिए इसको बोला जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो कैसा रहा आज का डिस्कशन जरूर बताएगा, कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट हो उसको बताएगा, आने वाले टाइम में उसको दूर कर लूंगा। और बाकी दोनों वीडियो जो है अच्छे से एंजॉय करते रहिए, और पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल ही जाती है। एक वीडियो आप लोग की 12 बजे देखने को मिलती है, छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो रहती है, और शाम को 5 बजे आप लोग 5 क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर, उनको आप लोग जरूर अटेम्प्ट किया करो, उससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, चीजों को अपना रिविजन भी करते रहो। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।